कहानी की झलक। विवान रॉय क्रिस्टल सिटी के रॉय परिवार की 7वीं पीढ़ी का सबसे छोटा वारिस, लेकिन घर में उसकी हालत बदतर थी। जब वह सिर्फ 15 साल का था, उसकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उसके सौतेले भाई बहनों ने उसे और ज्यादा सताना शुरू कर दिया। आखिरकार विवान ने ठान लिया कि जब रॉय परिवार इस जीवन में उसकी मदद नहीं कर सकता, तो उसे खुद अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। अपनी सालों की बचत लेकर वह क्रिस्टल सिटी छोड़कर सोमेश्वर सिटी गया और वहां एक छोटा बिजनेस शुरू किया। लेकिन किसे पता था कि उसकी पहली कमाई के साथ ही उसकी किस्मत बदलने वाली थी। डिंग, बधाई हो, आपने 100 गुना इनकम मल्टीप्लायर को एक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद जो हुआ वह कल्पना से परे था। असीमित धन, लग्जरी गाड़ियां, होटल और यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर। लेकिन इस सफलता की राह में एक छिपा सच भी था। उसकी मां की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। अब विवान का लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि उन लोगों को बर्बाद करना था जिन्होंने उसकी मां से उसका बचपन छीन लिया। तो आइए चलें एक नए सफर पर विवान रॉय के साथ। शुरू करते हैं। 1 एपिसोड 11। विवान दुकान के सामने पहुंचा। इसका नाम अल्फिक्स ग्रोसरी स्टोर था। यही वह दुकान थी जिसे उसने शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए खरीदा था। उसने इसे खरीदने और इसके अंदर के ग्रोसरी के लिए अपनी बचत का आधा से ज्यादा हिस्सा खर्च किया था। वह नाम बदलने वाला नहीं था, क्योंकि वह जो दुकान खोल रहा था वह केवल अस्थायी थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह निश्चित रूप से एक बेहतर स्थान खोजेगा। वह देख सकता था कि यह एक ठीक ठाक जगह थी। इसके अलावा दुकान का स्थान भी बुरा नहीं था, क्योंकि वह देख सकता था कि यह किसी कोने में छिपी हुई नहीं थी। दुकान के चारों ओर कुछ अन्य दुकानें थीं जो पहले से खुली थीं, क्योंकि अब दोपहर हो चुकी थी। लेकिन इस समय व्यापार इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ट्रैफिक मुख्य रूप से सुबह और शाम को होता था। विवान ने एजेंसी से प्राप्त चाबियां निकाली और ग्रोसरी स्टोर का दरवाजा खोला। जब वह अंदर गया तो उसने पाया कि दुकान साफ सुथरी थी। दुकान के दरवाजे के करीब एक काउंटर था जहां वह दुकान का संचालन करेगा। यह दरवाजे के दाईं ओर स्थित था। फिर उसने देखा कि वहां शेल्व्स और फ्रिज की पंक्तियां थीं जो उन सामानों को रखती थी जिन्हें उसे बेचना था। सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वह काउंटर पर बैठ गया। वह तुरंत काम शुरू करना चाहता था। आखिरकार वह आलसी नहीं हो सकता जब कुछ लोग उसके बारे में इतनी नकारात्मक सोचते थे। चूंकि अभी भी दोपहर थी, इसलिए कोई ग्राहक नहीं आया। इसके अलावा विवान ने तय किया कि वह कोई नया स्टॉक नहीं जोड़ेगा और जो कुछ भी वहां था उसे बनाए रखेगा। वह देखेगा कि व्यापार कैसे चलता है, फिर वह और स्टॉक जोड़ सकता है। वर्तमान में वह जो चीजें बेच रहा था वे ज्यादातर ऐसी थी जिन्हें ताजगी की आवश्यकता नहीं थी। वे पैक्ड दूध, नूडल्स और इसी तरह की चीजें थीं। इन चीजों की शेल्फ लाइफ थी और विवान ने पुष्टि की थी कि वे समाप्त नहीं हुई थीं। कीमतों के बारे में उसे कोई चिंता नहीं थी। कीमतें शेल्व्स पर लिखी हुई थीं। इसके अलावा इस दुकान को एक मिनी मार्ट माना जा सकता था। अगर वह इसे प्रभावी ढंग से संचालित करना चाहता था तो उसे कम से कम 2 लोगों की मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन वह बाद में देखेगा। वर्तमान में वह दुकान के लॉग बुक को पढ़ रहा था। ऐसा लगता था कि दुकान के पिछले मालिक ने इतनी जल्दी में छोड़ दिया था कि उसने बिक्री के रिकॉर्ड को छोड़ दिया था। जैसा कि वह देख रहा था, व्यापार इतना बुरा नहीं था। तो उसने रिकॉर्ड पढ़ा, क्योंकि वह दुकान की बिक्री और खरीद के साथ खुद को परिचित कर रहा था। शाम के 5 बजे के आसपास पहला ग्राहक आया। यह एक आदमी था जो अपनी मध्य 30 की उम्र में लग रहा था। ग्रोसरी स्टोर में पुरुषों को पाना दुर्लभ था, लेकिन विवान को यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि वह एक पुरुष था और इसे चला रहा था। वह खड़ा हुआ और आदमी का स्वागत किया। नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ ग्रोसरी चाहिए। मैं काम पर जा रहा हूँ और मैं हर दिन ग्रोसरी लेने नहीं आ सकता। इसलिए मैं ऐसे सामान लेना चाहता हूँ जो एक अच्छे समय तक चल सकें, आदमी ने जवाब दिया। विवान ने उसे दुकान के अंदर दिखाया और आदमी ने कुछ ग्रोसरी उठाना शुरू किया। उसने चावल, आटा, चीनी और कई अन्य चीजें उठाईं। बेशक खरीदारी थोक में नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए जो अकेला रहता है, ये चीजें उसे कम से कम 1 सप्ताह तक चल सकती थीं। आपके पास सब्जियां क्यों नहीं हैं? आदमी ने दुकान में सब्जियां न देखकर नाखुशी से कहा। विवान को पता था कि यह होने वाला था, इसलिए उसने शांतिपूर्वक समझाया, दुकान 2 दिन के लिए बंद थी और अगर सब्जियां लाते तो वे ताज़ा नहीं होती। इसलिए सब्जियां कल आएंगी। आदमी ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे यह तर्कसंगत लगा। कोई भी ताज़ा नहीं चाहता था अगर कहीं और ताज़ा सामान मिल सकता था। आदमी काउंटर पर भुगतान करने आया। गणना करने के बाद उसने पाया कि बिल $300 था। यह इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि इस तरह की सड़क पर उत्पादों की गुणवत्ता कम थी। आखिरकार यह शहर की सबसे गरीब सड़क थी, इसलिए यहाँ बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमतें निवासियों के अनुसार थीं। अगर वह ऐसे सामान लाता जो हजारों प्रति किलोग्राम की कीमत में होते, तो यह स्पष्ट था कि लोग उन्हें नहीं खरीदते, या जो लोग उन्हें खरीदते वे एक हाथ में गिने जाने वाले होते।
आखिरकार जेब की गहराई यह बताती है कि कोई व्यक्ति क्या खाता है। आदमी ने अपनी जेबें छुईं, लेकिन कुछ समय बाद उसने पाया कि वहां कोई बटुआ नहीं था। इसलिए उसने विवान को एक खेदजनक चेहरे के साथ देखा और कहा, ऐसा लगता है कि मैं इतनी जल्दी में था कि मैं अपना बटुआ भूल गया। क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ? विवान ने सिर हिलाया। भुगतान होने तक कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसने अपना खाता नंबर दिया और आदमी ने पैसे भेज दिए इससे पहले कि वह तुरंत बाहर चला गया। ऐसा लगता था कि वह कुछ करने के लिए जल्दी में था। जैसे ही बैंक की पुष्टि का संदेश आया, विवान ने अपने सिर में एक रोबोटिक आवाज सुनी। डिंग, बधाई हो, आपने 100 टाइम्स इनकम मल्टीप्लायर सक्रिय किया है। डिंग, आपने $300 कमाए। मल्टीप्लायर लागू हुआ, आपने $30,000 प्राप्त किए। डिंग, पहली आय, इनाम के रूप में आपको एक सुजुकी 1000 मिली। यह आवाज 3 बार गूंजी कि विवान को ऐसा लगा जैसे वह भ्रमित हो रहा है। लेकिन तथ्य यह था कि उसने कभी कोई ड्रग नहीं ली, इसलिए उसे लगा कि वह भ्रमित नहीं हो सकता। 100 टाइम्स इनकम मल्टीप्लायर, यह क्या है? विवान ने अपने आप से पूछा। उससे पहले कि वह और सोच पाता, उसके हाथ में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर देखने पर विवान चौंक गया। फ्लायर्स बैंक अकाउंट में $30,000 प्राप्त हुए। नया बैलेंस $278,861 है। यह संदेश उसके खाते में $30,000 प्राप्त होने की पुष्टि करता था। अब यह सब क्या था? डिंग, आप नीली ग्रह के भाग्यशाली मेजबान हैं। आपको 100 टाइम्स इनकम मल्टीप्लायर सिस्टम द्वारा चुना गया है। इस सिस्टम के साथ जब तक आप किसी भी उचित तरीके से कोई आय प्राप्त करते हैं, तब तक यह 100 गुना बढ़ जाएगी। डिंग, कुछ चीजें गुणवत्ता के मामले में और अन्य मात्रा के मामले में 100 गुना बढ़ाई जाएंगी। रोबोटिक आवाज उसके सिर में गूंज रही थी क्योंकि जो कुछ हो रहा था उसका तुरंत स्पष्टीकरण उसे मिल गया। विवान निश्चित नहीं था कि क्या वह सपना देख रहा है या भ्रमित हो रहा है, शायद दोनों। उसने अपनी बांह को चिढ़ाया और दर्द महसूस किया। इसका मतलब था कि यह सब असली था। इसके अलावा बैंक का संदेश पुष्टि करता था कि उसने वास्तव में लेनदेन के बाद अपने खाते में $30,000 प्राप्त किए थे। कुछ क्षण शांत होने के बाद विवान काउंटर के पीछे की कुर्सी पर बैठ गया और अपने मन में पूछा, क्या आप मुझे सिस्टम के बारे में और बता सकते हैं? डिंग, मैं आपका मार्गदर्शक एंजल हूं। मैं आपको सिस्टम से संबंधित मामलों में मदद करूंगा। तो आपने जो सवाल पूछा उसके लिए यह एक अलौकिक चीज है जो नीली ग्रह से बाहर है। बेशक आप सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए योग्य नहीं हैं। डिंग, सिस्टम का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग आलसी न हों। आप एक उदाहरण होंगे। मेहनत करके आपके पुरस्कार बड़े होंगे। इसलिए सिस्टम आपके मेहनत से अर्जित आय को 100 गुना बढ़ाने के लिए आपको पुरस्कृत करेगा। डिंग, बेशक एक सीमा है। जो कुछ भी मेहनत करके नहीं कमाया गया है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए धोखा देने के बारे में मत सोचिए। विवान ने एक पल सोचा और उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। यह उसकी कल्पनाओं से परे था, लेकिन उसे केवल अपने भाग्य के सितारों का धन्यवाद करना था कि नीली ग्रह के अरबों लोगों में सिस्टम ने उसे चुना। फिर उसने कुछ सोचा, क्या इस ग्रह पर कोई और है जिसके पास सिस्टम है? डिंग, नकारात्मक, नीली ग्रह पर किसी और के पास सिस्टम नहीं है क्योंकि यह अद्वितीय है। इसके कोई प्रतिलिपियां नहीं हैं। किसी कारण से विवान ने राहत की सांस ली। फिर वह उत्साहित हो गया। जब तक वह मेहनत करता है और अपने व्यवसाय का विस्तार करता है, तब तक वह वास्तव में कुछ बड़ा प्राप्त कर सकता है। यह वह चीज थी जिसका वह वास्तव में इंतजार कर रहा था। डिंग, एक और कार्यक्रम है, पुरस्कार प्रणाली। आपके प्रत्येक व्यवसाय शाखा में पहली आय आपको सिस्टम से एक पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार देती है। डिंग, एक और पुरस्कार है, मासिक पुरस्कार, अर्धवार्षिक पुरस्कार, वार्षिक पुरस्कार, दशक पुरस्कार, शताब्दी पुरस्कार, सहस्त्राब्दी पुरस्कार और इसी तरह। विवान की मुंह खुला रह गया जब उसने सिस्टम के शब्द सुने। वह पहले पुरस्कार, मासिक और यहां तक कि दशक पुरस्कार को समझ सकता था, लेकिन शताब्दी और सहस्त्राब्दी पुरस्कार के साथ क्या? क्या सिस्टम चाहता था कि वह एक पूरी शताब्दी तक मेहनत करे? नहीं, इसे छोड़ो। सहस्त्राब्दी के लिए क्या वह 1000 वर्षों के लिए काम करने के लिए कह रहा था? यहां तक कि वर्तमान कैलेंडर के अनुसार पहले बार गिनने के बाद से केवल 2 सहस्त्राब्दियां ही हुई हैं। अब क्या वह एक सहस्त्राब्दी के लिए मेहनत करने के लिए कह रहा था? विवान ने खुद को शांत किया और पूछा, मैं सहस्त्राब्दी तक कैसे जी सकता हूं? डिंग, सिस्टम के साथ जब तक मेजबान मेहनत करता है, कुछ भी असंभव नहीं है। आपका मतलब है कि मैं अमर हो सकता हूं, उड़ने में सक्षम हो सकता हूं? उसने कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। डिंग, बिल्कुल सही, और सिस्टम ने इसकी पुष्टि की। विवान अपनी सीट से कूदने और चारों ओर दौड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वैसे मेरे पहले आय का पुरस्कार कहाँ है? विवान ने पूछा। डिंग, चाबी काउंटर के दराज में है। मोटरसाइकिल दुकान के बाहर खड़ी है।
विवान ने दराज खोला और चाबी पाई। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम सही था, लेकिन यह चाबी दराज में कैसे आई? खैर, यह कोई बात नहीं है। वह बस पुरस्कार प्राप्त करने वाला था। वह दुकान से बाहर जाने और मोटरसाइकिल देखने ही वाला था जब एक व्यक्ति दुकान में आया। यह एक महिला थी जो अपनी 20 की उम्र में लग रही थी। नमस्ते, मुझे कुछ ग्रोसरी चाहिए, उसने विवान को काउंटर के पीछे देखकर कहा। चूंकि उसके पास एक ग्राहक था तो वह निश्चित रूप से पहले दुकान का संचालन करेगा, फिर बाइक की जांच करेगा। कैसे सब कुछ शुरू हुआ? यदि आपको फ्लैशबैक पसंद नहीं है तो आप इस अध्याय को छोड़ सकते हैं और सीधे अध्याय 5 पर जा सकते हैं। अगले 3 अध्याय मुख्य रूप से इस बारे में हैं कि विवान अब जिस तरह का है वह कैसे बना। उस सुबह विवान धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। हालांकि वह वहां था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। वह उस रास्ते के किनारे लगे फूलों के अद्भुत दृश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। वहां कई रंग थे जो इस जगह को सबसे सजाए गए बाग की तरह दिखा रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह ऐसा नहीं था। साइड में विभिन्न रंगों और प्रजातियों के फूलों के अलावा वहां कुछ दुर्लभ पेड़ भी लगाए गए थे। साइड में कई नौकर थे जो या तो सफाई कर रहे थे या शायद उन कार्यों को करने जा रहे थे जो उन्हें सौंपे गए थे। कुछ और क्षणों के बाद वह एक भव्य हवेली के सामने पहुंचा जो ऊंचाई और गर्व से खड़ी थी। यह हवेली एक साथ सुंदरता और भव्यता का अनुभव करा रही थी। यह न केवल लंबाई और चौड़ाई में विशाल थी, बल्कि इसमें 7 मंजिलें थीं। हवेली का रंग टर्कोइज था। कुछ क्षेत्रों में सफेद रंग भी था, लेकिन टर्कोइज रंग ने हवेली पर हावी था। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े नौकरों ने उसके लिए दरवाजा खोलने की भी परवाह नहीं की। बिना ज्यादा सोचे उसने खुद डबल दरवाजे को खोला और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हन्फ, वह बेकार लड़का फिर से यहाँ है। उसे पता है कि वे उसे प्यार नहीं करते, लेकिन वह अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता रहता है। यह तो नहीं है कि वह कुछ कर सकता है। उसे कभी भी कोई कंपनी प्रबंधित करने के लिए नहीं दी गई। कौन सी कंपनी वह प्रबंधित कर सकता है? उसे इस परिवार में कभी मौका नहीं मिलने वाला। जैसे ही वह अंदर गया, उसने स्पष्ट रूप से सुना कि हवेली के प्रवेश द्वार पर 2 नौकर उसके बारे में तिरस्कार भरी आवाजों में बात कर रहे थे। ओह, देखो कौन वापस आया है। मुझे लगा कि तुम यहाँ वापस आने की हिम्मत नहीं करोगे। जब वह उन लोगों को नजरअंदाज कर रहा था तो उसने अपने सामने से एक घमंडी आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और सीधे उसके सामने खड़े युवक की आंखों में देखा। वह व्यक्ति कहने के लिए सुंदर था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। उसके पास छोटे सुनहरे बाल थे जो अच्छे से संवारे हुए थे। उसकी हरी आंखें घमंड और तिरस्कार से भरी थीं। वह वर्तमान में हरे रंग की शर्ट और उसके ऊपर काले ब्लेजर में था। पैंट के लिए उसने काले रंग की पैंट पहनी हुई थी। चूंकि वे हवेली के अंदर थे, वह चप्पल पहने हुए था। तुम्हारा मतलब है कि विवान वापस आया है? मुझे भी लगा था कि वह बिल्कुल वापस नहीं आएगा। उससे एक शब्द भी कहने से पहले एक महिला की आवाज लिविंग रूम से आई। फिर कदमों की आवाज के साथ एक लड़की जो 1.70 मीटर लंबी थी उनके पास आई। ठीक उसी तरह जैसे पहले वाला सुनहरा बाल वाला युवक, उसके पास भी सुनहरे बाल थे। एक सुंदर चेहरा था जिसकी रेटिंग कम से कम 85 थी। उसकी आंखें भी हरी थीं। वर्तमान में उसने घुटने की लंबाई की बेस ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी विशेषताओं को उजागर कर रही थी। उसके घमंडी आंखों के विपरीत उसकी आंखें एक लोमड़ी की तरह चालाकी से भरी थीं। हालांकि वह प्यारी दिखती थी, विवान स्पष्ट रूप से जानता था कि वह प्यारी नहीं थी। दोनों में से वह सबसे खराब कही जा सकती थी। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम अपने लिए कुछ करने का रास्ता खोजोगे। तुम अब यहाँ क्यों वापस आए हो? उसने जैसे ही दोनों के सामने पहुंची पूछा। विवान ने उसे देखा और फिर उसके भाई स्टीव को देखा। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और उनके पास से निकल गया। यह देखकर कि वह उन्हें नजरअंदाज कर रहा था, दोनों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए स्टीव ने तुरंत विवान के रास्ते को फिर से रोक दिया। विवान ने भौहें चिढ़ाईं, लेकिन फिर भी उसने एक और तरफ से निकलने की कोशिश की। वह स्टीव को पार कर चुका था, तभी उसे पता चला कि केला उसके रास्ते में खड़ी थी। हालांकि लिविंग रूम की ओर जाने वाला गलियारा बड़ा था, लेकिन दोनों भाई बहन एक दूसरे के बीच खड़े होने के कारण विवान उनके बीच से नहीं निकल सका। उसके पास रुकने और उन्हें निराशा से देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और पहली बार उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? उसकी आवाज न तो ऊंची थी और न ही नीची, लेकिन उसमें एक प्रकार का पुरुषाकर्षण था। तुम जानते हो कि हम तुमसे क्या चाहते हैं। बस हमें बताओ, तुम वापस क्यों आए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने लिए कुछ करने जा रहे हो? स्टीव ने अपने चेहरे पर मजाकिया मुस्कान के साथ पूछा। विवान रॉय परिवार का चौथा बेटा था। परिवार में 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम अर्नव था, उसके बाद स्टीव, फिर डेविड और अंत में विवान। रॉय परिवार की बेटियों में पहली बेटी तारा थी, उसके बाद डायना और अंत में केला थी। विवान के पिता की 2 पत्नियां और एक प्रेमिका थी। पहली पत्नी का नाम मैरियन था। वह अर्नव, स्टीव और केला की मां थी।
दूसरी पत्नी का नाम लूसी था। वह तारा और डेविड की माँ थी, और डायना जो जुड़वा थीं। विवान की माँ प्रेमिका थी। दुर्भाग्यवश या शायद सौभाग्यवश वह प्रेमिका नीलिमा की एकमात्र संतान थी। उम्र के मामले में अर्नव सबसे बड़ा था। उसकी उम्र 28 वर्ष थी। उसके बाद तारा थी जो 27 वर्ष की थी। इसके बाद स्टीव था जो वर्तमान में 24 वर्ष का था। डेविड और डायना उसके बाद आए। वे दोनों 23 वर्ष के थे। उसके बाद केला थी जो 21 वर्ष की थी। फिर विवान था जो इस वर्ष 19 का था। अपने सभी बड़े भाई बहनों का सम्मान दिखाने के अलावा उसे उनकी चालाक माताओं के हाथों भी बहुत कुछ सहना पड़ता था। विवान हमेशा से गलत तरीके से पेश आया गया था, खासकर जब से उसकी मां की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उस समय उसका जीवन और भी कठिन हो गया था क्योंकि परिवार में कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। हालांकि उसके पिता कभी कभी उसकी मदद करते थे, उनकी मदद केवल सती थी क्योंकि यह उसके लिए कुछ नहीं हल करती थी। उसके दादा दादी भी उसे नापसंद करते थे। जो कुछ उसने सुना था उसके अनुसार उन्हें यह पसंद नहीं था कि उसके पिता एक प्रेमिका रख रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परिवार की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। इसलिए उन्होंने कभी भी उसकी मां के संतान को प्यार नहीं किया, और वह भी उस परिवार की साफ सुथरी प्रतिष्ठा पर एक काले धब्बे के रूप में था। उसके चाचा चाची भी थे। उनमें से कुछ उसके भाई बहनों या दादा दादी की तरह थे। बेशक कुछ ऐसे भी थे जिन्हें यह सब कुछ भी परवाह नहीं थी। कजिन भी थे, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे उसके अर्ध भाई बहन, उनमें से कई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आखिरकार रॉय परिवार कोई छोटा परिवार नहीं था। रॉय परिवार एक ऐसा परिवार था जिसके पास कम से कम $700 मिलियन की संपत्ति थी। वे क्रिस्टल सिटी के सबसे बड़े परिवार थे। यहाँ क्रिस्टल सिटी में वे लगभग हर उद्योग पर एकाधिकार कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रभाव को एक अन्य शहर वुलेंट सिटी में भी फैलाया था, लेकिन वहाँ उनका प्रभाव क्रिस्टल सिटी जितना बड़ा नहीं था। विवान ने उन सभी चीजों को सहन करने की बहुत कोशिश की जो वे उसे दे रहे थे, लेकिन अंततः वह अपनी मां की मृत्यु के बाद और सहन नहीं कर सका। उसने परिवार से मिलने वाले थोड़े से पैसे को बचाना शुरू कर दिया था। उसने यह तब से किया जब उसकी मां जीवित थी। उस समय वह अभी भी 13 का था। दूसरे शब्दों में वह अब तक कम से कम 6 वर्षों से पैसे बचा रहा था, और चूंकि वह अब और सहन नहीं कर सकता था, उसने तय किया कि अब समय आ गया है कि वह आगे बढ़े और अपनी शिक्षा के स्तर के साथ कुछ करने की कोशिश करे। पिछले दिन उसने हवेली छोड़ने का दावा किया कि वह स्वतंत्र हो रहा है। वह क्रिस्टल सिटी के चारों ओर गया ताकि एक अवसर की तलाश कर सके और देख सके कि क्या वह अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। लेकिन चारों ओर घूमने के बाद उसने पाया कि रॉय परिवार का प्रभाव बहुत बड़ा था। क्रिस्टल सिटी में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां उनका हाथ न हो। चूंकि उसके अर्ध भाई बहन उसे पसंद नहीं करते थे, वह निश्चित था कि जब वह यहाँ क्रिस्टल सिटी में कुछ शुरू करेगा तो वे सुनिश्चित करेंगे कि वह असफल हो जाए। इसलिए उसके पास जो एकमात्र समाधान था वह था क्रिस्टल सिटी छोड़कर एक अन्य शहर में जाना जहां रॉय परिवार का कोई प्रभाव न हो। और इसलिए उसने पिछले रात एक होटल के कमरे में सोया। आज वह यहां अपने सामान लेने आया था ताकि वह जा सके। मैं आज जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, विवान ने उन दोनों से कहा जो उसके रास्ते में खड़े थे। ओह, मैं समझ गया। तो तुम कहां जाने की योजना बना रहे हो? स्टीव ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, विवान ने जवाब दिया। इस समय केला ने स्टीव को एक तरफ खींचा जिससे उसके लिए एक रास्ता खुल गया। हालांकि स्टीव को यह पसंद नहीं आया कि विवान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने केला के साथ जाने का फैसला किया। उसे पता था कि हालांकि वह उससे छोटी थी, वह ऐसी नहीं थी जिसे वह परेशान कर सके। इसलिए उसके पास निश्चित रूप से कोई योजना होनी चाहिए। उसने फिर कहा, ओह कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पैकिंग में मदद कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, विवान ने कहा और तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे की ओर बढ़ गया। स्टीव ने विवान की पीठ को देखा जैसे वह गलियारे से गायब हो गया। फिर उसने केला की ओर देखा उत्तर के लिए। उसकी नज़र देखकर केला ने एक चालाक मुस्कान दी और कहा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह क्रिस्टल सिटी है, यहाँ वह कहीं भी छिप नहीं सकता। अगर वह शहर से बाहर जाना चाहता है, हे। इस बिंदु पर केला ने एक हल्की हंसी दी जिसने स्टीव की पीठ में सिहरन पैदा कर दी। जब विवान अपने कमरे में गया तो उसने तुरंत अपना सामान उठाया जो उसने पहले दिन पैक कर लिया था। फिर उसने उस कमरे को देखा जो सफेद रंग में रंगा हुआ था। कमरे के अंदर लगभग सब कुछ या तो सफेद था या चांदी का। यह रंग उसने अपनी मां नीलिमा की याद में चुना था। जब तक वह याद कर सकता था, उसकी मां के बाल चांदी के थे और आंखें नीली थीं। वह एक सुंदरता थी और एक बात तो निश्चित थी, वह अपने पिता की 2 पत्नियों से कहीं अधिक सुंदर थी। उसने अपनी मां की विशेषताएं विरासत में पाई थीं। अगर कोई हिस्सा था जो उसके पिता से मिलता जुलता था तो वह उसके जबड़े का आकार था। बाकी सभी विशेषताएं उसकी मां की थीं।
यही कारण था कि विवान एक हैंडसम युवा था। अपनी दुर्लभ विशेषताओं के साथ वह क्रिस्टल सिटी की अधिकांश लड़कियों के लिए एक सपनों का लड़का था। लेकिन जैसे ही वे विवान के भाई बहनों या चचेरे भाइयों से मिलती, वे तुरंत उसे छोड़ देती। आखिरकार वे इन नवधनाढ्य बच्चों के बुरे पक्ष में नहीं पड़ना चाहती थीं। उसने थोड़ी देर कमरे के चारों ओर देखा और फिर एक लंबी सांस ली। फिर उसने मर्मर किया, माँ, मुझे नहीं पता कि क्या आप चाहती थीं कि मैं इस जगह को छोड़ दूं या नहीं, लेकिन मैं बाहर जाऊंगा और खुद को साबित करूंगा। हालांकि मैं उन्हें साबित नहीं कर रहा, कम से कम मैं चाहता हूं कि वे जाने कि आपका बेटा बिल्कुल बेकार नहीं है। इसके साथ उसने अपने कमरे से बाहर कदम रखा और उस कमरे की ओर बढ़ा जहां उसकी मां ने पहले इस्तेमाल किया था जब तक कि वह जीवित थी। वह कमरे में प्रवेश किया जो रंगों के मामले में उसके कमरे के समान था। उसने थोड़ी देर चारों ओर देखा, फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिस्तर के पास की अलमारी को देखा। उसने इसे खोला और एक बड़ा लिफाफा निकाला। यह कुछ था जो उसकी मां ने उसे कहा था कि वह अपने साथ ले जाए जब तक कि वह सुनिश्चित हो कि वह फिर से उस कमरे में वापस नहीं आएगा। चूंकि वह जा रहा था, उसकी कोई योजना नहीं थी कि वह इस जगह पर वापस आए। रॉय परिवार के पास धन था लेकिन नैतिक मूल्यों का कोई अस्तित्व नहीं था। आखिरकार उसके खून में रॉय का खून था, लेकिन फिर भी उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा था। उसने लिफाफा अपने बैग में डाल दिया। वह एक बैकपैक ले जा रहा था। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था क्योंकि वह मुख्य रूप से पैसे बचा रहा था और उसने वर्षों में कुछ भी विलासिता नहीं खरीदी थी। बैग में केवल कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुछ कपड़े और वह लिफाफा था जो उसने अभी लिया था। बिना पीछे देखे विवान कमरे से बाहर निकला और हवेली छोड़ दी। उसे बाहर जाते समय अपने किसी भी अर्ध भाई बहन नहीं मिले और उसने राहत की सांस ली। उसके ये भाई बहन उसके लिए सिरदर्द थे और वह उनके सामने नहीं आना चाहता था जब वह जा रहा था। इसलिए वह कह सकता था कि इस बार भाग्य उसकी तरफ था। जब वह मुख्य गेट से बाहर निकला तो वह उस सड़क पर पहुंचा जो मुख्य सड़क की ओर जाती थी। यह रॉय परिवार के लिए एक विशेष सड़क थी जिसे शहर के गवर्नर ने उनके लिए बनवाया था। यह उनकी सराहना का एक प्रदर्शन था और निश्चित रूप से रॉय परिवार के साथ संबंध बनाने का एक प्रयास था। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत जल्दी जश्न मनाया, क्योंकि जब वह गेट से बाहर निकला तो उसने पाया कि स्टीव और कैला उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसके लिए एक टैक्सी भी बुलाई थी। उसने सिर हिलाया और अपने आप से सोचा, लगता है कि वे मुझसे छुटकारा पाने के लिए बेताब हैं। विवान, यहाँ, हमने तुम्हारे लिए एक टैक्सी बुलाई है और हम तुम्हारे लिए भुगतान भी कर रहे हैं। धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हम परिवार हैं। इस समय कैला उसकी ओर बढ़ी और बोली। उसकी आवाज में चालाकी और शरारत दोनों का मिश्रण था। विवान को पता था कि कुछ गलत है लेकिन वह इसे पहचान नहीं सका। कैला के लिए ऐसा कुछ करना इतना सरल नहीं होगा कि वह उसे जल्दी से जाने दे। उसके पास कोई और योजना होनी चाहिए, लेकिन चूंकि वह उसे नहीं समझ सका और वह जल्दी जाना चाहता था, उसने तय किया कि वह उसके लिए बुलाई गई टैक्सी का उपयोग करेगा। धन्यवाद, उसने उदासीनता से कहा और फिर टैक्सी में बैठ गया। फिर चालक ने तुरंत वाहन शुरू किया और मुख्य सड़क की ओर बढ़ गया। जब उन्होंने देखा कि टैक्सी दूर होती जा रही है तो स्टीव खुद को रोक नहीं सका और पूछा, तो इस बार तुम क्या योजना बना रहे हो? तुमने उसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया लेकिन तुमने उसे बताया कि तुमने किया। हन्फ, मैं ऐसे किसी पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करूंगी? और मैं जो योजना बना रही हूँ वह सरल है। मैंने टैक्सी चालक से कहा है कि वह मुझे बताए कि वह विवान को कहाँ ले जा रहा है। वहां से हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। मैं यह सुनिश्चित करने जा रही हूं कि वह वापस आए और परिवार में वापस लेने के लिए घुटने के बल गिड़गिड़ाए। कैला ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। स्टीव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने उसकी मुस्कान देखी। वह अपने आप से सोचने लगा, क्या एक दानव है? मुझे उसकी बुरी तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। एलिप्सिस डॉट। टैक्सी के अंदर चालक टैक्सी चला रहा था और विवान को रियरव्यू मिरर के जरिए देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह हैंडसम युवा उस परिवार की हवेली को क्यों छोड़ रहा है जहां सभी धन है। उसने देखा कि यह युवा साधारण कपड़े पहने हुए था। इस तरह वह अनुमान लगा सकता था कि इस युवा का जीवन वहां अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसे परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, उसने पूछा, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? सोमेश्वर सिटी, विवान ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा और अपने मन को भटकने दिया। चालक ने सिर हिलाया और फिर उस सड़क पर चला गया जो शहर से बाहर जाती थी। कुछ ही समय में वे पहले ही शहर छोड़ चुके थे और सोमेश्वर सिटी की ओर बढ़ रहे थे। वहां पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। देखते हुए कि विवान उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, उसने तुरंत अपना फोन निकाला और कैला को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। उसने उसे $5000 दिए थे ताकि वह उसे बताए कि विवान कहाँ जा रहा है। उसने ऐसे आसान पैसे को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखा और इसलिए स्वीकार कर लिया।
इसके अलावा उसे पता था कि अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो उसे शहर में निश्चित रूप से कठिनाई होगी। वह उस व्यक्ति के लिए क्यों मरेगा जिसे उसके परिवार ने भी महत्व नहीं दिया। जैसे ही उसने संदेश भेजा उसे एक उत्तर मिला, मुझे बताओ कि तुम उसे कहाँ छोड़ने वाले हो। उसने तुरंत सहमति दी और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। वह यह भी सोच रहा था कि चूंकि उसके पास रॉय परिवार की युवा महिला का संपर्क है, शायद भविष्य में वह उसके साथ अपने संबंध का उपयोग करके शहर में अपनी जिंदगी को आसान बना सकेगा। विवान को यह नहीं पता था कि वह जिस दिशा में जा रहा था वह पहले से ही उजागर हो चुकी थी। वह बस टैक्सी की पिछली सीट पर बैठा रहा और सोचता रहा कि जब वह सोमेश्वर सिटी पहुंचेगा तो वह क्या करेगा। उसने तय किया कि वह उन पैसों से एक छोटी दुकान खोलेगा जो उसने वर्षों में बचाए थे। इस तरह वह आय का एक स्रोत प्राप्त कर सकेगा। फिर जब व्यापार बढ़ेगा तो वह शहर में अपनी जगह बना सकेगा। हालांकि उसे पता था कि बिना किसी अवसर के वह करोड़पति नहीं बन सकेगा, उसने सकारात्मक रहने का निर्णय लिया। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में क्या होगा। उसने अपना बैकपैक उठाया और खोला। फिर उसने वह बड़ा लिफाफा निकाला जो उसने अपनी माँ के कमरे से लिया था। उसे इसे खोलने और देखना था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन उसने उस इच्छा को दबा दिया। यह लिफाफा वर्षों से उसकी माँ के कमरे में रखा हुआ था। वही था जो यह सुनिश्चित करता था कि उसकी माँ का कमरा साफ सुथरा रहे। इसके अलावा रॉय परिवार के उन घमंडी सदस्यों ने सोचा कि एक प्रेमिका के कमरे में जाना उनके लिए नीचा है। इसलिए उसकी माँ की मृत्यु के बाद से उसके कमरे में केवल सफाई करने वाले नौकर ही गए थे। हालांकि नौकर जानते थे कि प्रेमिका और उसका बेटा परिवार द्वारा पसंद नहीं किए जाते थे, लेकिन वे कमरे के अंदर से कुछ चुराने का विचार भी नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें चोरी करते हुए पाया गया तो उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। रॉय परिवार चोरों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता था। इसलिए हालांकि लिफाफा जिस अलमारी में रखा गया था वह बंद नहीं थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं लिया। विवान को अपनी माँ के इस लिफाफे के बारे में शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। यह सरल था, अगर तुम शादी करने और अपना परिवार शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम इस लिफाफे को खोल सकते हो, अन्यथा ऐसा मत करो। याद रखना, एक प्रेमिका रखने के बारे में सोचने से पहले तुम्हें पहले लिफाफा खोलना होगा। उस समय वह 14 का था। उसने अपनी माँ के शब्दों को नहीं समझा, नहीं वह अब समझता था। जब तक वह एक प्रेमिका रखना चाहता था उसे पहले लिफाफा खोलना होगा, लेकिन वह अपनी माँ की इच्छाओं के अनुसार करेगा। उसने लिफाफा वापस अपने बैकपैक में डाल दिया। इस समय वह प्रेमिका रखने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार एक लड़की का मतलब था कि उसे अधिक खर्च करना होगा और उसे अभी तक अपनी आय का स्रोत सुरक्षित नहीं करना था। इसके अलावा हालांकि वह हैंडसम था, वह निश्चित था कि जैसे ही लड़कियां जानेंगी कि वह अमीर नहीं है वे तिरस्कार के साथ छोड़ देंगी। कुछ ने उसे एक गिगोलो के रूप में लेने की भी कोशिश की थी। बेशक विवान ने कभी भी ऐसे प्रस्ताव से ललचाया नहीं, वह इतना सस्ता नहीं था। जब विवान अभी भी सोच रहा था उसने समय को भूल गया और उसे नहीं पता था कि 5 घंटे पहले ही बीत चुके थे। अब 12 बज चुके थे और इस समय दूर से एक शहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। इस समय टैक्सी चालक की आवाज विवान के कानों में पहुंची, सर, हम शहर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर हैं। सोमेश्वर सिटी में आप कहाँ जा रहे हैं? विवान ने देखा कि समय बीतने के साथ शहर और करीब आ रहा है। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे येलो स्ट्रीट पर ले चलो। जी सर, चालक ने उत्तर दिया और कार शहर में तेजी से बढ़ी। सोमेश्वर एक बड़ा शहर नहीं था, इसे एक निम्न श्रेणी का शहर कहा जा सकता था। क्रिस्टल सिटी एक मध्य श्रेणी का शहर था। इस मामले में कोई आसानी से देख सकता था कि क्रिस्टल सिटी सोमेश्वर शहर से बड़ा और प्रतिष्ठित था। लेकिन फिर भी विवान को लगा कि यह उसके लिए शुरू करने के लिए सही जगह है। हालांकि सोमेश्वर शहर क्रिस्टल सिटी से छोटा था, रॉय परिवार ने अभी तक इस शहर में अपने हाथ नहीं फैलाए थे। आखिरकार हालांकि परिवार अमीर था, यह इतना बड़ा नहीं था कि सभी शहरों को कवर कर सके। रॉय परिवार का प्रभाव केवल 2 शहरों में था। आखिरकार जितने अधिक शहरों पर उनका प्रभाव होगा उतने ही अधिक विरोधियों का सामना परिवार को करना पड़ेगा। और हालांकि उनका शहर में कोई बड़ा प्रभाव नहीं था, इसका मतलब यह नहीं था कि उनका अस्तित्व नहीं था। इस शहर के लोग और अन्य लोग थे जो रॉय परिवार के साथ सहयोग में थे। इसका मतलब था कि वे विवान को रोकने के लिए रॉय परिवार का पक्ष ले सकते थे। लेकिन फिर भी विवान ने सोचा कि चूंकि वह केवल एक छोटा व्यक्ति है और वह दूसरों को परेशान नहीं कर रहा है, वे उसकी परवाह नहीं करेंगे। यही वह उम्मीद कर रहा था। टैक्सी शहर में प्रवेश कर गई और फिर इसके पूर्वी भाग की ओर बढ़ी। क्रिस्टल सिटी सोमेश्वर शहर के उत्तर में था। विवान जिस पीले सड़क पर जाना चाहता था वह शहर के पूर्वी भाग में स्थित थी। येलो स्ट्रीट इतना प्रतिष्ठित नहीं था, इसे शहर के गरीब हिस्से के रूप में भी कहा जा सकता था। लेकिन यही वह जगह थी जहां विवान शुरू करने के लिए सक्षम था। चालक सोच रहा था कि क्रिस्टल सिटी के महान रॉय परिवार का एक व्यक्ति गरीब पीले सड़क पर क्या करने जा रहा है, लेकिन यह उसकी चिंता नहीं थी।
उसने बस अपना फोन निकाला और केला को संदेश भेजा कि वह विवान को कहाँ ले जा रहा है। दूसरी ओर विवान ने अपना फोन निकाला। यह कोई नया फोन नहीं था, बल्कि एक ऐसा था जो अब फैशन से बाहर होने वाला था। यह एक स्मार्टफोन था, लेकिन इसका संस्करण नवीनतम नहीं था। यह एक इन्फिनिक्स था। उसने स्क्रॉल किया और संदेशों को देखा। उसे पता चला कि प्रचार संदेशों के अलावा कोई अन्य संदेश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता को उसकी परिवार छोड़ने की परवाह नहीं थी। उसने एक लंबी सांस ली और अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक किया। जब से उसने बचत शुरू की थी, उसने कभी नहीं देखा कि उसकी बचत खाते में कितना है। वह हमेशा कुछ नकद अलग रखता था जिसे वह उपयोग कर सके। बाकी सब कुछ उसने बचा लिया था। फ्लायर्स बैंक बचत खाता बैलेंस $432,753 है। यह देखकर उसने एक लंबी सांस ली। यह तो आधा मिलियन भी नहीं था। यह जानना जरूरी था कि विवान ने यह पैसा 13 साल की उम्र से बचाना शुरू किया था। दूसरे शब्दों में, यह 6 वर्षों की बचत थी। ऐसा लग रहा था कि रॉय परिवार से मिलने वाला पैसा इतना अधिक नहीं था। आखिरकार अपने सामान्य खर्चों के अलावा विवान ने पैसे का उपयोग करने के लिए कुछ नहीं किया था, सिवाय इसे बचाने के। हम यहाँ हैं, चालक की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। उसने फिर अपना फोन अपने बैकपैक में रख दिया और टैक्सी से बाहर निकल गया। वह अभी जाने ही वाला था जब टैक्सी चालक ने उसे आवाज दी कि तुमने अभी तक भुगतान नहीं किया। विवान ने यह समझाने की परवाह नहीं की कि केला ने कहा था कि उसने उसके लिए भुगतान किया है। आखिरकार उसे पता था कि केला इतनी अच्छी व्यक्ति नहीं थी कि वह उसके लिए ऐसा कुछ कर सके। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, इसलिए वह भुगतान नहीं कर सकती थी। कितना है? विवान ने पूछा। $1,180, चालक ने उत्तर दिया। विवान ने अपने वैकल्पिक खाते से चालक को 2,000 ट्रांसफर किए। फिर उसने कहा, बचत रखो। वह परिवर्तन के लिए इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे रहने के लिए एक जगह और लंच करने की जरूरत थी। चालक ने विवान की डिपार्टिंग फिगर को देखा और अपने आप में सोचा, वह कितना उदार युवा है। अफसोस कि जिनसे वह निपट रहा है वे बड़े लोग हैं जिनसे मैं टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। और इसके साथ उसने एक्सीलरेटर पर पैर रखा और सड़क छोड़ दी। क्रिस्टल सिटी, रॉय मुख्य हवेली। तो तुम मुझे बता रहे हो कि विवान ने परिवार छोड़ दिया और सोमेश्वर शहर की ओर बढ़ा। एक आदमी की गहरी आवाज लिविंग रूम में गूंज उठी। हाँ पिता, उसने कहा कि वह अपने लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वह इतनी पिछड़ी जगह पर जाएगा। और वह सोमेश्वर शहर के सबसे गरीब क्षेत्र पीले सड़क पर गया। अगर किसी को पता चला कि वह रॉय परिवार का सदस्य है तो मुझे यकीन है कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, केला ने उत्तर दिया, जबकि वह एक सुनहरे बाल वाले आदमी के सामने बैठी थी। यह रॉय परिवार का वर्तमान प्रमुख और विवान का पिता धीरेन्द्र रॉय था। उसके पास छोटे सुनहरे बाल थे, हरी आंखें और अच्छी तरह से ट्रिम की हुई दाढ़ी थी। वह पहले से ही अपनी 40 के अंत की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी उम्र 47 वर्ष थी। उसका वर्तमान चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार उसका बेटा बिना एक शब्द कहे परिवार छोड़ चुका था। और वह एक छोटे शहर के सबसे गरीब क्षेत्र की ओर बढ़ा। यह उसके रूप में रॉय ग्रुप के वर्तमान सीईओ के रूप में अपमानजनक था। वह विवान का पिता था और एक मल्टीमिलियन ग्रुप का सीईओ था। अगर उसका बेटा भिखारी की जिंदगी जी रहा था तो निश्चित रूप से उसके शकल में उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इसके अलावा उसके भाई और चचेरे भाई उसकी स्थिति पर नजर गड़ाए हुए थे। उसे यकीन था कि वे इसका उपयोग उसे एक अच्छा झटका देने के लिए करेंगे। सोचने के बाद उसने एक समाधान पाया। उसने अपने दिल को मजबूत किया और एक निर्णय दिया। इस क्षण से विवान अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं है। उसके शब्दों ने लिविंग रूम में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया, विशेष रूप से उन लोगों को जो परिवार की आम बैठक के दौरान क्या करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि धीरेन्द्र अपने बेटे को इस तरह से त्यागने के लिए इतना निर्दयी होगा, बस अपनी सीईओ की स्थिति बनाए रखने के लिए। दूसरे शब्दों में, स्थिति बेटे से अधिक महत्वपूर्ण थी। विवान को यह नहीं पता था कि उसे अपने ही पिता द्वारा त्याग दिया गया है, लेकिन अगर उसे पता होता तो भी उसे परवाह नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की। इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं था। वह वर्तमान में एक छोटे से अपार्टमेंट में था जिसे उसने अभी किराए पर लिया था। यह अपार्टमेंट इतना खराब नहीं था, हालांकि यह छोटा था। इसमें एक लिविंग रूम और एक बेडरूम था। लिविंग रूम 2 हिस्सों में विभाजित था, जहां से छोटे हिस्से में रसोई थी। वहां पानी और बिजली थी, इसलिए विवान यहां अपने जीवन के बारे में चिंतित नहीं था। हालांकि वह पीले सड़क पर रह रहा था, वह उस क्षेत्र में रह रहा था जिसे इस सड़क के अमीरों का क्षेत्र कहा जा सकता था। जिस अपार्टमेंट को उसने अभी किराए पर लिया था उसमें 3 मंजिलें थीं। वह दूसरी मंजिल पर था। वर्तमान में वह लंच के लिए कुछ नूडल्स खा रहा था। यही उसकी साधारण जिंदगी थी।
हालांकि उसके पास $4 लाख से अधिक की बचत थी, वह इसका उपयोग खर्चों के लिए नहीं करेगा। यही वह था जो वह पूंजी के रूप में उपयोग करने जा रहा था। अपने साधारण भोजन के बाद वह सड़क के एक दुकान एजेंट के पास गया। यही वह जगह थी जहां कोई व्यक्ति दुकान प्राप्त करना चाहता था, चाहे वह किराए पर हो या खरीदने के लिए। यह कार्यालय पूरे सड़क पर एकमात्र ऐसा था जिसमें एक अमीर व्यक्ति का माहौल था। यह इतना बड़ा नहीं था। यह एक 4 मंजिला इमारत थी जो नीले और काले रंग में रंगी हुई थी। क्या अजीब मिश्रण था। उन्होंने खुद को लेविटेशन एजेंसियों के रूप में बुलाया। नमस्ते सर, आज आप क्या चाहेंगे? दुकान किराए पर लेना या खरीदना? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। मैं सड़क के ऊपरी क्षेत्रों में एक दुकान किराए पर लेना चाहता हूँ। तो कीमत क्या है? विवान ने पूछा। मामा, आप किस प्रकार की दुकान किराए पर लेना चाहते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से पूछा। बस एक छोटी दुकान जो खाद्य सामग्री और अन्य घरेलू आवश्यकताओं को बेचने के लिए उपयोग की जा सके। विवान ने उत्तर दिया। उसने पहले ही सोच लिया था कि वह क्या करने जा रहा है। ऐसी चीजें बेचने के लिए एक छोटी दुकान के साथ उसे यकीन था कि वह ग्राहकों को नहीं खोएगा। हमारे पास एक ग्रोसरी स्टोर है जिसमें पहले से ही स्टॉक है। इसे 2 दिन पहले मालिक ने हमारी एजेंसी को बेचा था, लेकिन सभी चीजें जो समाप्त हो सकती थीं, वे पहले ही बिक चुकी हैं और केवल वे चीजें बची हैं जिनकी शेल्फ लाइफ लंबी है। अगर आप इच्छुक हैं तो हम यह स्टोर आपको किराए पर दे सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने काउंटर पर एक सूची देखकर उत्तर दिया। विवान ने एक पल सोचा और महसूस किया कि यह बुरा नहीं था, इसलिए उसने इसे लेने का निर्णय लिया। देखते हुए कि विवान ने स्वीकार कर लिया, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कान दिखाई और कहा, यह स्टोर सड़क के अंत के करीब है, जो अल्पाइन सड़क से सटा हुआ है। इसका क्षेत्र 1500 स्क्वायर मीटर्स है। यह क्षेत्र खुला है और यहाँ ट्रैफिक भी अच्छा है, इसलिए किराए की लागत $7,000 प्रति माह होगी। विवान के सिर हिलाने पर उसने आगे कहा, जैसा कि स्टोर में जो स्टॉक है, कल की गई गणनाओं के अनुसार वे $174,892 के मूल्य के हैं। विवान ने एक पल सोचा और स्वीकार कर लिया। अगर व्यापार अच्छा होता है तो वह स्टोर को बढ़ा सकता है, अगर नहीं तो उसे इसे बदलना होगा। इस प्रकार विवान ने $183,892 का भुगतान पूरा किया। अतिरिक्त 2,000 सेवा शुल्क के लिए थे। स्टोर के पास पहले से ही एक लाइसेंस था जो स्टॉक में शामिल था। वर्तमान में विवान के पास $248,861 बचे थे। इसके साथ अगर व्यापार असफल होता है तो वह एक और शुरू कर सकता है। इसके साथ विवान ने उन दस्तावेजों के साथ स्टोर छोड़ दिया जो दिखाते थे कि वह स्टोर का वर्तमान किराएदार है। स्टोर एजेंसी कार्यालय से इतना दूर नहीं था, यह केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर था और विवान वहां पहुंच गया। लेखक का नोट। नमस्ते, बस यह पहले से कहने के लिए, हालांकि यहाँ उपयोग की जाने वाली मुद्रा डॉलर है, यह अमेरिकी डॉलर नहीं है, इसलिए इसे वास्तविक समय की मुद्रा से संबंधित करने में गलती न करें। विनिमय दर अगले खंड में प्रकट की जाएगी। वर्तमान समय। विवान अभी दुकान से बाहर जाने और मोटरसाइकिल देखने ही वाला था जब एक व्यक्ति दुकान में प्रवेश किया। यह एक महिला थी जो अपनी 20 की शुरुआत में थी। नमस्ते, मुझे कुछ किराने का सामान चाहिए। उसने जैसे ही विवान को काउंटर के पीछे देखा, कहा। चूंकि उसके पास एक ग्राहक था, इसलिए वह पहले दुकान का संचालन सुनिश्चित करेगा, फिर बाइक की जांच करेगा। विवान ने महिला को कुछ किराने का सामान बेचा। ठीक उसी तरह जैसे पिछले ग्राहक ने किया था, उसने भी सब्जियों के लिए पूछा। निश्चित रूप से विवान ने जवाब दिया कि वे अगले दिन उपलब्ध होंगे। आखिरकार सिस्टम प्राप्त करने के बाद वह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक उसकी सेवाओं से संतुष्ट हों। इस बार का कुल बिल $175 था। महिला ने नकद भुगतान किया। उसे सबसे ज्यादा सब्जियों की जरूरत थी, लेकिन चूंकि वे उपलब्ध नहीं थी, उसने कुछ मसाले और अन्य छोटी चीजें खरीदी। जैसे ही उसने पैसे काउंटर के दराज में रखे, सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंजी और उसके फोन में कंपन हुआ। डिंग। आपने $175 कमाए। गुणक लागू किया गया। आपने $17,500 प्राप्त किए। उसने अपना फोन निकाला और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कंपन का कारण बैंक से संदेश था। फ्लायर्स बैंक अकाउंट में $17,325 प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $296,361। विवान अब देख सकता था कि सिस्टम को धोखा नहीं दिया जा सकता। आखिरकार उसे $17,500 प्राप्त होना था, लेकिन चूंकि उसने $175 प्राप्त किया तो यह राशि कुल से घटा दी गई और बाकी उसके बैंक खाते में भेज दी गई। विवान ने सोचा, ऐसा लगता है कि मैं जितना पैसा खर्च किया था उसे वापस पा सकता हूं और पहले दिन में लाभ भी कमा सकता हूं। यह अद्भुत होने वाला है। बस ऐसे ही विवान ने उस मोटरसाइकिल को भूल गया जो उसे सिस्टम से पुरस्कार के रूप में मिली थी। ग्राहक एक के बाद एक दुकान में आ रहे थे और समय के साथ संख्या बढ़ रही थी।
उनमें से अधिकांश ने सब्जियों के लिए पूछा, लेकिन चूंकि सब्जियां नहीं थीं, उनके पास अन्य दुकानों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा उनमें से कुछ ने शिकायत करना शुरू कर दिया और बिना कुछ खरीदे चले गए। अगर आपके पास सब्जियां नहीं हैं, तो आपने दुकान क्यों खोली? मैंने यहाँ आने में बहुत समय बर्बाद किया। अब आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ सब्जियां नहीं हैं। अगर आप दुकान चलाना नहीं चाहते तो बस इसे बंद कर दें। लेकिन चूंकि विवान उस दिन अपने खाते में आ रहे पैसे की मात्रा से खुश था, उसने निश्चित रूप से गुस्साए ग्राहकों की आवाज़ों को अनसुना कर दिया। बेशक वह अगले दिन सब्जियां लाएगा। उसे पता था कि चाहे वह उनकी कितनी भी सुन ले, स्थिति को बदलने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार दुकान में सब्जियां नहीं थीं और इस समय कुछ भी इसे बदल नहीं सकता था। यह अगले दिन बदल जाएगा। आखिरकार जो लोग दुकान में आए थे, उनमें से अधिकांश को सब्जियों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह लगभग 9:30 बजे था जब विवान ने दुकान बंद की। ग्राहक 9-10 बजे के आसपास दुकान में आना बंद कर चुके थे। आज की कमाई को उसके जीवन में सबसे ज्यादा कहा जा सकता है। उसने कुल $8,345 कमाए। यह इस तथ्य के अलावा था कि दुकान में सब्जियां नहीं थीं, अन्यथा वह और भी अधिक कमाई करता। हालांकि इसे बहुत कुछ माना जा सकता है। अगर कोई यह विचार करे कि स्टॉक को बनाए रखना था, तो इसका लाभ केवल लगभग $1,050 था। लेकिन यह भी अच्छा था क्योंकि अगर वह इसे 30 से गुना करता, तो यह कम से कम $30,000 प्रति माह होता। मासिक किराया केवल $7,000 था, इसलिए उसे कहा जा सकता था कि वह प्रति माह लगभग $23,000 कमा रहा था। लेकिन यह सामान्य स्थिति में था। 100 गुना आय गुणक के साथ विवान की दिन की आय इतनी छोटी नहीं थी। उसने अपना फोन निकाला और अपने खाते का बैलेंस चेक किया। फ्लायर्स बैंक अकाउंट बैलेंस $1,124,011। उसके बैंक खाते में पहले से ही $1 मिलियन से अधिक थे। इस दिन ग्राहकों ने ज्यादातर नकद में भुगतान किया। उसके पास जो कुल नकद राशि थी वह $7,025 थी। यह वह राशि थी जो उसे खरीदारी के बाद दी गई थी। विवान ने तुरंत एक निर्णय लिया। सभी नकद जो वह प्राप्त करेगा वह अपने लिए खर्च करेगा, और जो उसके खाते में आया वह सभी का उपयोग अपने व्यवसाय में करेगा। लेकिन भविष्य में अगर और अधिक पैसे आए तो वह निश्चित रूप से अपने लिए खर्च करेगा। वह पहले से ही एक करोड़पति था, लेकिन उसे पता था कि यह पर्याप्त नहीं था। अगर रॉय परिवार उसे समस्याएं पैदा करना चाहता था, तो उसके पास प्रतिरोध करने का कोई तरीका नहीं होगा। उसे फिर से किसी अन्य शहर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसने मोटरसाइकिल की चाबी निकाली जब उसने दुकान बंद की। सड़कें थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट से रोशन थीं। कुछ क्षेत्रों में अंधेरा था क्योंकि वहां की स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही थीं। लेकिन चूंकि वह अमीर क्षेत्र के करीब था, उसके दुकान के सामने का क्षेत्र पूरी तरह से रोशन था। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने पाया कि दुकान के छोटे पार्किंग स्पेस में एक आधुनिक बाइक खड़ी थी। कुछ लोग उसकी प्रशंसा में उसे देख रहे थे। वे इसके बारे में बात कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि यह बाइक किसकी है? नहीं। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, यह सुजुकी 1000 फैंटम स्पेशल एडिशन है। इसकी कीमत कम से कम $170,000 है। क्या इतनी महंगी? बिल्कुल, इस बाइक की गति 173 माइल्स पर आवर है। यह सच में कूल है। वैसे आप यह सब कैसे जानते हैं? मैंने हाल ही में बाइक्स पर शोध किया है। मैं निकट भविष्य में एक खरीदने वाला हूँ। वाह, ऐसा लगता है कि आप अमीर हैं। सुजुकी 1000 फैंटम स्पेशल एडिशन काली रंग में थी। यह अंधेरे के साथ अच्छी तरह से मिल सकती थी जब तक कि हेडलाइट्स चालू नहीं होते। विवान छोटे समूह के पास गया और चाबी निकाली। फिर उसने अनिच्छुक भीड़ को धकेलते हुए बाइक पर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उस पर बैठना काफी आरामदायक था। इग्निशन के बाद उसने बाइक को तेजी से चलाया और युवा लोगों की भीड़ ने रास्ता बना दिया। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? मुझे लगता है कि वह वही है जो दुकान में था। तो वह दुकान का नया मालिक है, शायद। आखिरकार ऐसी बाइक के साथ वह छोटे समय का कर्मचारी कैसे हो सकता है? युवाओं ने कुछ समय तक चर्चा की और फिर वे बिखर गए। दूसरी ओर विवान बाइक चलाने के रोमांच का आनंद ले रहा था। यह उसकी पहली बार बाइक चलाने का अनुभव नहीं था क्योंकि वह गाड़ी चलाना भी जानता था। यह कुछ ऐसा था जो रॉय परिवार के सभी सदस्यों को जानना पड़ता था। इसलिए हालांकि वह वहां पसंद नहीं किया गया, फिर भी वह अपने अन्य भाई बहनों की तरह अधिकांश चीजें सीखने में सक्षम था। हेडलाइट्स चालू होने पर सभी अंधेरे क्षेत्र रोशन हो गए। इस प्रकार कुछ ही मिनटों में विवान अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। वह कुछ और राउंड करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि रात के समय ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा येलो स्ट्रीट एक सुरक्षित जगह नहीं थी क्योंकि वहां कुछ गैंगस्टर रात के समय घूम रहे थे। उसे लगा कि अब उसे दुकान के लिए एक सहायक की जरूरत होगी, अब जब उसकी आय का स्रोत सुनिश्चित हो गया था। इस अपार्टमेंट में एक छोटा पार्किंग स्पेस था।
विवान आगे बढ़ा और अपनी बाइक पार्क की। वहां 2 पुरानी टोयोटा कोरोला कारें खड़ी थीं, लेकिन फिर भी वे उन लोगों से बेहतर थीं जिन्हें काम पर जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था। बाइक को लॉक करने के बाद उसने चाबी और हेलमेट जो बाइक पर था लेकिन उसने नहीं पहना निकाला और अपने कमरे की ओर बढ़ा। एक साधारण भोजन के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अगले दिन वह क्या करने वाला है इस पर विचार करने लगा। पहला, उसे दुकान खरीदनी होगी। उसने पाया कि दुकान एक अच्छे स्थान पर थी और उसे ग्राहकों की कमी नहीं थी। अगर दुकान में सब्जियां होती तो वह निश्चित रूप से और भी अधिक कमाई करता। आखिरकार उसने 6 सालों में जो बचत की थी उससे अधिक की कमाई की थी। अगली बात थी स्टॉक का स्रोत खोजना। उसे एक विश्वसनीय स्रोत ढूंढना होगा जहां वह सामान खरीद सके जो वह दुकान में बेचे। इसके लिए उसे शहर के चारों ओर कुछ यात्राएं करनी होंगी ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सके जिससे वह सामान की आपूर्ति के लिए समझौता कर सके। फिर दुकान के लिए सहायक नहीं, उसे दुकान किसी और को सौंपनी होगी जबकि वह खुद व्यवसाय का विस्तार करने या अन्य व्यवसाय खोलने का काम करेगा। कुछ कंपनियां थीं जिनमें ऐसे लोग थे जो काम कर सकते थे। ये छोटी कंपनियां थीं जो नागरिकों को उनकी आय से छोटे मासिक ब्याज पर नौकरी खोजने में मदद कर सकती थीं। वे विश्वसनीय थे, इसलिए उसे यह चिंता नहीं होगी कि वह व्यक्ति जिसे वह नियुक्त करेगा पैसे के साथ भाग जाएगा। आखिरकार उनकी सभी जानकारी कंपनी में दर्ज थी। अब व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उसे केवल एक दुकान प्राप्त करने से अधिक करना होगा। अगर वह एक बेहतर आय का स्रोत चाहता है तो उसे एक बेहतर सड़क पर जाना होगा। लेकिन निश्चित रूप से वह येलो स्ट्रीट में दुकान बंद नहीं करेगा। वह यहाँ अल्फिक्स किराना स्टोर की शाखाएं खोल सकता है। इस पर विचार करते हुए उसने पाया कि अगर वह शहर में अल्फिक्स किराना स्टोर की शाखाएं खोल सके तो यह अच्छा होगा। इस तरह वह कम से कम पहले कुछ ऐसा रख सके। फिर जब दुकानें खुल जाएंगी तो वह शहर के केंद्र में मुख्यालय स्थापित कर सकता है। फिर अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह अन्य शहरों पर भी प्रभाव डाल सकेगा। 100 गुना आय गुणक के साथ उसे पैसे की चिंता नहीं थी। उसे केवल संपर्क और आपूर्तिकर्ताओं को प्राप्त करने की चिंता थी। जब तक उसे आपूर्ति की सुनिश्चितता थी उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। बस इस समय उसके फोन में कंपन हुआ। उसने इसे लिया और देखा। यह रॉय परिवार के बटलर से एक संदेश था। विवान अब रॉय परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन चूंकि उसके पास रॉय का रक्त है उसे $500,000 का मुआवजा दिया जाएगा। यह अपेक्षित है कि विवान रॉय परिवार के प्रभाव का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा उसे दंडित किया जाएगा। फ्लायर्स बैंक अकाउंट में $500,000 प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $1,624,011। कुछ ही समय बाद डिंग, आपने $5 लाख कमाए। गुणक लागू किया गया। आपने $50 मिलियन प्राप्त किए। फ्लायर्स बैंक अकाउंट में $50 मिलियन प्राप्त हुआ। वर्तमान बैलेंस $51,624,011। ओह, यह भी काम करता है? विवान ने जोर से पूछा। विवान नहीं जानता था कि सिस्टम के बारे में क्या कहे। रॉय परिवार ने उसे जो पैसे दिए थे वे इसलिए थे ताकि वह अपने नाम का उपयोग किए बिना अपने लिए जी सके। लेकिन यहाँ सिस्टम ने इसे आय के रूप में लिया, इसलिए उसे यह जानना था कि आय क्या है और क्या नहीं। सिस्टम परिवार से मिली मुआवजा राशि को आय के रूप में क्यों गिना जा रहा है? डिंग, ऐसा लगता है कि आप आय की परिभाषा नहीं जानते। मैं इसे आपके लिए परिभाषित करता हूँ। आय वह है जो भी आती है। अगर आप चोरी या डकैती से पैसे कमाते हैं तो वह आय है। अगर आप पहले पीटे जाते हैं और फिर आपको भुगतान किया जाता है तो वह भी आय है। डिंग, दूसरे शब्दों में जब तक आप कुछ करते हैं और उसके बदले में कुछ और प्राप्त करते हैं वह आय के रूप में गिना जाएगा। डिंग, बेशक सिस्टम यह सीमित करता है कि कौन सी आय को गुना किया जाएगा। अगर आप किसी व्यक्ति से चोरी करते हैं तो वह गुना नहीं किया जाएगा। अगर आप रिश्वत लेते हैं तो वह भी गुना नहीं किया जाएगा। डिंग, आपने अभी अपने परिवार से $500,000 प्राप्त किए हैं। यह रॉय परिवार से पलायन करने की आय है। चूंकि यह अवैध नहीं माना गया है क्योंकि किसी को नुकसान नहीं होगा, इसे गुना किया गया है। विवान लंबे समय तक सिस्टम के विस्तृत स्पष्टीकरण में चुप रहा। वह यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि और कौन से आय के स्रोत हैं जिन्हें सिस्टम द्वारा कानूनी माना जा सकता है। रिश्वत को अवैध क्यों माना जाता है? यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना? एक पल सोचने के बाद उसने पूछा। डिंग, रिश्वत किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। आखिरकार अगर कोई आपको रिश्वत देता है तो इसका मतलब है कि या तो उसने कोई गलती की है और वह दंडित नहीं होना चाहता, या वह अक्षम है और अपने तरीके से काम पाने की कोशिश कर रहा है। डिंग, पहले मामले में अगर उसने गलती की जैसे किसी और को मारा तो यह किसी को नुकसान पहुंचाने के रूप में माना जाएगा। ठीक, यह तो बहुत सीधा है। मेरा मतलब है और भी चीजें हैं, आप जानते हैं। विवान ने सिस्टम की गलती पर शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। डिंग, ठीक है,
उसने गलती से किसी और को कार से टक्कर मार दी, यह दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। विवान, डिंग, वह गलती से किसी और के चेहरे पर गर्म चाय डाल सकता है, जिससे उस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। यह भी किसी को नुकसान पहुंचाने के रूप में माना जाएगा। आप बेकार हैं, विवान ने साइड किया। डिंग, दूसरे मामले में अगर कोई व्यक्ति अक्षम है और नौकरी में घुसने के लिए पैसे देता है, तो वह निश्चित रूप से उन सक्षम लेकिन बेरोजगार लोगों को बेरोजगार बनाए रखता है। विवान, वह अब सिस्टम के बारे में क्या कहे, यह नहीं जानता था। इस सिस्टम में सच में कुछ समस्याएं थीं। इसे निश्चित रूप से सेवा की आवश्यकता थी। यह सब छोड़कर विवान ने रॉय परिवार का सदस्य न होने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार जो उसे परिवार के हवेली में रख रहा था, वह उसकी मां नीलिमा थी। अब जब वह 4 साल से मृत थी और विवान अब एक वयस्क था, तो वे उसे बेदखल कर सकते थे। हालांकि यह संदेश बटलर ने भेजा था, विवान जानता था कि यह उसके पिता का निर्णय था। आखिरकार वह परिवार का प्रमुख और रॉय ग्रुप का सीईओ था। उसे परिवार के सदस्य के रूप में हटाए जाने की ज्यादा परवाह नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वह परिवार के नाम पर कुछ करने के लिए निर्भर था। इसके अलावा अब उसके पास एक सिस्टम है और उसे नहीं लगता था कि कोई समस्या होगी। आखिरकार सिस्टम उसकी आय को 100 गुना बढ़ा देगा, लेकिन उसकी हानियां वही रहेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में उसे रॉय परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, उसने अपने द्वारा प्राप्त संदेश को ईमेल में सहेज लिया। अगर वे भविष्य में उसे सफल होते हुए देखते हैं और उसे परिवार में वापस लाने की कोशिश करते हैं, तो वह उन्हें यह संदेश दिखाएगा। उसने भेजने वाले का नाम और संपर्क नंबर भी सहेज लिया था। इसके बाद विवान ने अपने खाते के बैलेंस को देखा। अब जब उसके पास 50 मिलियन थे, तो अगर वह एक अच्छा विला या शायद एक हवेली खरीद सके तो यह बुरा नहीं होगा। जिस तरह से सिस्टम उसे पुरस्कार दे रहा था, कौन जानता है कि कल उसे एक हेलीकॉप्टर या कुछ स्पोर्ट्स कारें पुरस्कार में मिलेंगी। अगर ऐसा हुआ तो अपार्टमेंट के छोटे पार्किंग स्पेस में उन्हें पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा यह एक पिछड़ा हुआ स्थान था, इसलिए अगर यहाँ एक महंगी गाड़ी आती है तो यह स्पष्ट था कि लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे और कई लाइव स्ट्रीम सेलिब्रिटीज यह दावा करना मुश्किल नहीं होगा कि गाड़ियाँ उनके बॉयफ्रेंड की हैं। तो यह सब अगले दिन के लिए इंतजार करना होगा। विवान ने अच्छी नींद ली और सुबह 7 बजे ही जागा। वह अपार्टमेंट के साझा बाथरूम में गया और स्नान किया, फिर नीले जीन्स और पीले टी शर्ट में बदल गया। उसने कैजुअली कपड़े पहने। आखिरकार वह किसी ऑफिस नहीं जा रहा था। वह कमरे से बाहर निकला और चाबी और हेलमेट के साथ नीचे की ओर बढ़ा। पिछले दिन की तरह वहां कई लोग उसकी बाइक को जिज्ञासा से देख रहे थे। आखिरकार यह यहाँ के माहौल में अजीब लग रही थी। आप जानते हैं, यह मेरी बाइक है, मैंने इसे कल खरीदा। सच में? तो क्या आप मुझे इसे उधार दे सकते हैं ताकि मैं एक सवारी कर सकूं? आपका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि इसे खरीदने में मुझे कितना खर्च हुआ? यह $80,000 की थी। अगर मैं आपको देता हूं और आप इसके साथ दुर्घटना कर लेते हैं, तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे? आह के हैंडसम, क्यों न हम एक साथ आपकी बाइक पर सवारी करें? खास, अभी नहीं, मुझे अभी कुछ और करना है, शायद बाद में। विवान उस बातचीत को सुनकर चुप रह गया। जैसे ही उसने भीड़ को धकेला, उसने एक आदमी को देखा जो अपनी बाइक पर झुका हुआ था, जो उसकी उम्र के मध्य में लग रहा था। देखो, यही मैं कह रहा था, यह सिर्फ एक बाइक थी जिसकी कीमत लगभग $170,000 थी। फिर भी यहाँ कोई पहले से ही इसे अपना बताने का दावा कर रहा था। उसने यहाँ तक कहा कि इसकी कीमत केवल $80,000 है। क्या बेइज्जती है। इसके अलावा उसने बाइक चलाने से बचने के लिए एक बहाना भी ढूंढ लिया। लेकिन अगर आपके पास कहीं जाना है, तो आप बाइक पर झुके क्यों हैं? अपने रास्ते पर क्यों नहीं जा रहे? विवान ने साइड किया और फिर बाइक के पास गया। जैसे ही युवा ने विवान को करीब आते देखा, उसने भौहें चिढ़ाते हुए हाथ हिलाया। हे दोस्त, शायद आपने नहीं सुना, लेकिन मैं इस बाइक का मालिक हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ और इसे किसी को उधार नहीं दे रहा। विवान फिर से चुप रह गया। किसने कहा कि वह बाइक उधार लेना चाहता था? यह मेरी बाइक है, ठीक है। उसने बस अपना सिर हिलाया, चाबी निकाली और उसे आदमी की आंखों के सामने हिलाया। फिर उसने अपने बाएं हाथ में पकड़े हेलमेट को थपथपाया। ओह, क्या आपके पास अपनी बाइक है? मैं रेसिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। आदमी ने थोड़ी भौहें उठाई और विवान को नजरअंदाज कर दिया। विवान, क्या यह व्यक्ति बेवकूफ है? उसने अपने आप से सोचा। अहेम, मेरा मतलब है कि मैं बाइक का मालिक हूँ। विवान ने थोड़ी खांसी ली और उस बाइक की ओर इशारा किया जिस पर आदमी झुका हुआ था। आदमी ने पीछे देखा और फिर विवान को ऐसे देखा जैसे उसके चेहरे पर कई प्रश्न चिन्ह हों। मुझे पीछे कोई बाइक नहीं दिखती। विवान ने यह सुनकर झटका महसूस किया। उसने साइड किया और कहा, मेरा मतलब है, मैं उस बाइक का मालिक हूँ जिस पर आप झुके हुए हैं।
जैसे ही उसने यह कहा, उसने फिर से चाबी को आदमी के सामने हिलाया। आदमी ने एक पल के लिए भौहें चिढ़ाईं, फिर उसके चेहरे पर ऐसा लगा जैसे उसे अचानक समझ में आया हो। उसने शर्मिंदगी से खांसा और एक तरफ हट गया। विवान ने बस अपना सिर हिलाया, बाइक पर चढ़ा, हेलमेट पहना और अपार्टमेंट क्षेत्र से तेजी से निकल गया। जैसे ही वह वहां से निकला, भीड़ ने प्रतिक्रिया दी। एक सेकंड रुको, क्या उस आदमी ने अभी नहीं कहा कि बाइक उसकी है? हाँ, सही, यह आदमी। उसने बेझिझक कहा कि उसने इसे कल खरीदा। वह बहुत घमंडी था। यह पता चला कि यह तो उसका भी नहीं था। तो यही कारण है कि वह बस वहां झुका हुआ था और किसी को बाइक देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे पता था, मैंने उसे कोई चाबी नहीं देखी। बेइज्जती, तुम भी बड़ाई कर रहे हो। एक सेकंड रुको, वह आदमी कहाँ गया? अरे, वह एक सेकंड पहले यहाँ था। मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने उसे उसके पास खड़ा देखा और मैंने उसे जाते नहीं देखा। वह आदमी सच में तेज है। भीड़ फिर से चुप रह गई। यह पता चला कि जब वे स्थिति को समझने में लगे थे, तब वह आदमी पहले ही भाग चुका था। जो आश्चर्यजनक था वह यह था कि लगभग 20 लोगों की भीड़ में किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा। विवान को इस सब की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह अभी भी खुद को याद दिला रहा था कि उसे उसी दिन एक घर खरीदना है। अन्यथा यह ज्यादा समय नहीं लगेगा जब कोई कहेगी कि वह उसकी प्रेमिका है। प्रेमिका की बात करते हुए उसने सोचा कि उसकी मां ने उसे जो लिफाफा छोड़ा था उसमें क्या था। फिर भी उसने उस विचार को एक तरफ रख दिया और उस कंपनी की ओर बढ़ा जहां लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे। बाइक की गति से वह वहां थोड़ी देर में 30 मिनट से अधिक समय में पहुंच गया। यह एक अन्य सड़क पर स्थित था जिसे पीली सड़क से बेहतर कहा जा सकता था। यह न केवल साफ था, बल्कि यहाँ की इमारतें भी बेहतर थीं। यह हैंस्टन स्ट्रीट थी। इसे कहा जा सकता था कि यह उन लोगों के लिए नौकरी खोजने का स्थान है, या इसे कहा जा सकता था कि यह उन बेरोजगारों का मुख्यालय है जो पीली सड़क जैसी कई सड़कों से हैं। वह डैन के ब्रोकर के सामने पहुंचा। अपनी बाइक पार्क करने के बाद वह सीधे इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। यह पीली सड़क के एजेंसी की तुलना में बड़ी थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि अंदर भीड़ थी। हालांकि यह भीड़ थी, वह देख सकता था कि यह अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। आखिरकार, हालांकि ग्राउंड फ्लोर एक खुला स्थान था, वहां कई क्षेत्रों में विभिन्न पेशों के विभाजन को दिखाने वाले पट्टिकाएं लटकी हुई थीं। वहां बिक्री विभाग था जहां वह जाना चाहता था, सफाई विभाग, सुरक्षा विभाग, डिलीवरी विभाग आदि। जैसे ही उन्होंने उसे प्रवेश करते देखा, विभिन्न विभागों के प्रभारी लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। नमस्ते सर, आप किस विभाग में जाना चाहेंगे? उनमें से एक, जो एक सुंदर लड़की थी, ने आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। विवान थोड़ी चौंका जब उसने उन्हें अपनी ओर दौड़ते देखा, लेकिन सवाल सुनकर वह शांत हो गया। मैं मुख्य रूप से बिक्री विभाग में जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे सफाई और डिलीवरी विभाग की भी आवश्यकता हो सकती है। उसने एक पल विचार करने के बाद कहा। विवान ने जो कहा, उसे सुनकर उन अन्य विभागों के लोग जो विवान ने नहीं बताए थे, उदास होकर चले गए। बेशक, उन्होंने पीछे रह गए तीनों पर ईर्ष्यालु नजरें डालना नहीं भूले। यहाँ प्रतिस्पर्धा थी। अगर आपके विभाग के लोगों को नौकरी मिलती है, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। यह ठीक उसी तरह है जैसे कमीशन कमाया जाता है। अगर आपके विभाग के कई लोग नौकरी पर लगते हैं, तो आपको उन लोगों की आय से कंपनी द्वारा काटे गए ब्याज से अधिक आय मिलेगी। इस तरफ, सर, महिला ने विवान को अपने विभाग की ओर दिखाया। चूंकि विवान ने कहा था कि वह बिक्री विभाग के लोगों को चाहता है, लेकिन सफाई और डिलीवरी विभाग के लोगों की भी आवश्यकता हो सकती है, इसका मतलब था कि वह बिक्री विभाग को प्राथमिकता दे रहा था। बैठने के बाद महिला ने पूछा, आप किस तरह के कर्मचारी चाहते हैं? एक आकर्षक लड़की, एक परिपक्व महिला, एक युवा, एक सक्षम व्यक्ति। विवान इस व्यक्ति की बातों से चकित रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लोग कपड़े हैं और वह कपड़ों के स्टाइल के बारे में बात कर रही है। फिर भी उसने जवाब दिया, मुझे एक सक्षम व्यक्ति चाहिए। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता जो हर पल मेरी निगरानी की आवश्यकता हो। और यह कोई ऐसा होना चाहिए जो किराने की दुकान में काम कर सके। जब महिला ने विवान के द्वारा बताए गए विवरण को सुना, तो उसने सिर हिलाया। फिर उसने उन लोगों की ओर मुड़कर जो नौकरी की तलाश में थे, कहा, नित्या, यहाँ आओ। एक महिला जो 89 की सुंदरता की माप पर खड़ी थी, अपने साथियों की ईर्ष्यालु नजरों के बीच से उठकर काउंटर की ओर तेजी से बढ़ी। विवान ने देखा कि वह अपनी 20 के अंत में या 30 के शुरुआत में होनी चाहिए। जिस तरह से वह चल रही थी, उसमें दृढ़ता और आत्मविश्वास दोनों थे। विवान ने इसे देखकर सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ग्राहकों के सामने शर्माएगा। वह बस यह उम्मीद करता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति हो जो न्यूनतम या बिना निगरानी के काम कर सके। जैसे ही वह काउंटर पर पहुंची, बिक्री विभाग की प्रभारी महिला ने परिचय दिया। यह नित्या है। उसने 3 साल तक एक किराने की दुकान में काम किया है और दुकान बंद हो गई क्योंकि दुकान का मालिक शहर छोड़ गया। वह अब 1 हफ्ते से ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए उसकी क्षमताएं अभी भी ताज़ा हैं। विवान ने सिर हिलाया।
यह वही था जो वह ढूंढ रहा था। चूंकि उसके पास किराने की दुकान चलाने का अनुभव था, तो वह उसे स्टॉक और कीमतों के मामले में सलाह दे सकती थी। यह जानना आवश्यक था कि हालांकि विवान ने पढ़ाई की थी, वह दुकान चलाने में कुशल नहीं था। इसके अलावा किराने की दुकान एक बेकरी से अलग होती है, इसलिए हर चीज का अपना तरीका होता है जिसे लाभ अधिकतम करने के लिए पालन करना आवश्यक होता है। उसने अपनी स्वीकृति दिखाने के लिए सिर हिलाया। विवरण और अन्य बातें यह ब्रोकर की कंपनी देख लेगी। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह निश्चित रूप से इस कंपनी के पास वापस आएगा और मुआवजे की मांग करेगा। खैर, उसके खाते में 50 मिलियन के साथ दुकान को इतना मूल्यवान नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करने में कोई हानि नहीं थी कि उसका पहला व्यवसाय विफल न हो। तो बिक्री विभाग के साथ काम खत्म करने के बाद वह तुरंत डिलीवरी विभाग की ओर बढ़ा। यह एक और क्षेत्र था जहां विश्वसनीय लोगों की आवश्यकता थी। अगर वह व्यक्ति जो सामान डिलीवर करने वाला था अचानक सामान के साथ भाग जाता है तो यह अच्छा नहीं होगा। यहाँ प्रभारी एक मध्य आयु का आदमी था। यहाँ शहर को अच्छी तरह से जानने और उस व्यक्ति को कई किराने की डिलीवरी करने का अनुभव होना चाहिए, ड्राइविंग जानना आदि जैसी शर्तें देने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला। उसका नाम शंभू था। हालांकि वह केवल 23 साल का था, उसने 5 साल तक डिलीवरी व्यक्ति के रूप में काम किया था और उसके पिछले नियोक्ताओं में से किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की थी। विवान ने सिर हिलाया। यह वही था जो वह चाहता था। सफाई विभाग के लिए वहां बहुत अधिक शर्तें नहीं थीं, सिवाय इसके कि वह दुकान में दूसरों के साथ काम कर सके। चुनने के बाद अब भुगतान और अनुबंध पर चर्चा करने का समय था। विवान दीर्घकालिक कर्मचारियों को चाहता था, न कि वे जो 3 दिन काम करें और फिर गायब हो जाएं या छोड़ दें। तो बिक्री विभाग को $3000 प्रति माह, डिलीवरी को $2500 और सफाई को $2000 प्रति माह मिलेंगे। उन्होंने जो शर्तें साइन की थीं, उसके अनुसार पहले महीने का भुगतान अग्रिम किया जाएगा, लेकिन कार्यकाल 6 महीने होगा। 6 महीने के बाद अगर वे उसके लिए काम करना जारी रखना चाहते थे तो उन्हें अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। सेवा शुल्क केवल $1000 था, जिसे विवान ने बिना किसी विचार के चुका दिया। कुल मिलाकर उसने इस यात्रा पर $8500 खर्च किए, लेकिन फिर भी उसके खाते में राशि में कोई बदलाव नहीं आया। समस्याएं हल होने के बाद विवान 3 कर्मचारियों के साथ ब्रोकर की कंपनी से बाहर निकला। आत्मविश्वासी महिला नित्या, दृढ़ युवा शंभू और अंत में एक रिजर्व्ड युवा चार्ल्स। चूंकि उसके पास तीनों को ले जाने के लिए कोई कार नहीं थी, उन्हें टैक्सी लेनी पड़ी। लेकिन वे तुरंत दुकान पर नहीं जा रहे थे, वे डेलॉयट मॉल जा रहे थे। इसका कारण सरल था, उसे अपने कर्मचारियों के लिए एक जोड़ी यूनिफॉर्म खरीदनी थी। इसके बाद वह देखेगा कि क्या उन्हें अपने काम को प्रभावी बनाने के लिए और चीजों की आवश्यकता है। जब उन्होंने शहर के सबसे लोकप्रिय मॉल में से एक के सामने पहुंचकर देखा तो तीनों को यह सोचने से नहीं रोक सके कि क्या किराने की दुकान यहां स्थित है। बेशक यह विचार क्षणिक था, क्योंकि यह अगले ही सेकंड में समाप्त हो गया। आखिरकार डेलॉयट मॉल के अंदर अपना व्यवसाय खोलने वाले सभी लोग सुपर रिच थे और उन्हें कर्मचारियों की मदद के लिए डैन के ब्रोकर जैसी छोटी कंपनी की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उन्होंने यह पोस्ट किया कि वहां रिक्तियां हैं, यह निश्चित था कि वहां नौकरी पाने के लिए स्नातकों की लंबी कतार होगी। वे यहाँ क्यों थे? विवान ने उन्हें बताया, हमें आपकी दुकान के लिए कुछ यूनिफॉर्म खरीदनी है। दुकान अनोखी है, इसलिए आपको कई जोड़ी यूनिफॉर्म मिलेंगी। हम यहाँ हैं क्योंकि यूनिफॉर्म कस्टम मेड होने वाली हैं। जैसे ही तीनों ने यह सुना, वे समझ गए। ऐसा लग रहा था कि जिस बॉस ने उन्हें इस बार नौकरी पर रखा था, वह उदार होने वाला था। मॉल में प्रवेश करने के बाद वे दूसरे मंजिल पर गए जहां कपड़ों की दुकानें और शॉप्स थीं। टारेन डिजाइनर्स, यही वह जगह थी जहां विवान ने तीनों को ले जाया। एक सेल्स लेडी ने तुरंत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। नमस्ते सर और मैडम, आज आप क्या चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों के लिए एक यूनिफॉर्म डिजाइन करें, और आप मेरी मदद कर सकते हैं कि आप और भी अधिक बनाएं, सिर्फ कुछ नहीं, विवान ने कहा। विवान के शब्द सुनकर महिला ने सिर हिलाया और कहा, इस तरफ सर, मैं मैनेजर को बुलाती हूँ। विवान और तीनों ने प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठ गए जबकि महिला एक छोटे से कार्यालय में जाकर स्टोर के मैनेजर को बुलाने गई। हालांकि तीनों को अमीर नहीं कहा जा सकता था, उन्होंने अपने काम के दौरान, खरीदारी या विंडो शॉपिंग के दौरान ऐसे मॉल का दौरा किया था। इसलिए वे पहली बार शहर में आने वाले गांव के लोगों की तरह चारों ओर नहीं देख रहे थे। लगभग 1 मिनट बाद एक मध्य आयु का आदमी जो सूट पहने हुए था, कार्यालय से तेजी से बाहर आया, जबकि सेल्स लेडी उसके साथ थी। नमस्ते सर, मैं इस शाखा का मैनेजर कैल्विन डेक्सटन हूँ। मुझे बताया गया है कि आप हमारे लिए एक यूनिफॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं। उसने विवान का अभिवादन करते हुए पूछा। बिल्कुल, मैं एक अच्छी यूनिफॉर्म चाहता हूँ, एक जो शीर्ष डिजाइनरों द्वारा अच्छी तरह से डिजाइन की गई हो। पुरुषों के लिए एक शर्ट, एक पैंट, जूते और एक ब्लेजर।
महिलाओं के लिए एक ब्लाउज, एक स्कर्ट, जूते और एक ब्लेजर। विवान ने जो वह चाहता था उसका विवरण देना जारी रखा। बेशक जूते और बैज जैसी चीजों को पाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी क्योंकि जूते आसानी से स्टोर में मिल सकते थे और बैज को आसानी से डिजाइन किया जा सकता था। वह यह सब करने के लिए विभिन्न स्टोर में नहीं जाना चाहता था। यही कारण था कि वह चाहता था कि सब कुछ टारेन डिजाइनर्स द्वारा किया जाए। वे देश की एक शीर्ष कपड़ों की कंपनी थे। यह देखते हुए कि विवान एक बड़े ग्राहक थे, मैनेजर ने उन्हें और भी बेहतर और अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया। विवान ने जो नाम दिया वह फिक्स किराना स्टोर नहीं था, यह किसी और का नाम था। इसलिए उसने अपने नाम के अनुसार स्टोर का नाम विवान एंटरप्राइज दिया। बैच के लिए उन्हें एक डी जोड़ना होगा जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट के लिए खड़ा था। वह एक एंटरप्राइज शुरू करने जा रहा था और किराना केवल उन व्यवसायों में से एक था जिन्हें वह चलाने जा रहा था। जो तीनों सुन रहे थे वे यह सुनकर चौंक गए कि विवान एक एंटरप्राइज शुरू करने जा रहा है। उन्हें गर्व महसूस हुआ कि वे पहले कर्मचारी बनने जा रहे थे। मॉल से बाहर निकलने के बाद विवान ने अपने 3 कर्मचारियों की ओर देखा और कहा, चलो दुकान के लिए कुछ कारें खरीदते हैं। कुछ ही समय बाद वे सोमेश्वर शहर में बेंटले मोटर्स की एक सप्लाई शाखा के सामने पहुंच गए। वे पहले से ही शहर के केंद्र में थे और नतीजतन वे वहां 10 मिनट से थोड़ा अधिक समय में पहुंच गए। विवान कई कारें खरीदना चाहता था, एक डिलीवरी के लिए, दूसरी अपने कर्मचारियों के परिवहन के लिए और अंत में अपनी खुद की कार। बाइक अच्छी थी लेकिन खराब मौसम में यह बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। इस बेंटले स्टोर में कई कारें थीं जिन्हें वह खरीद सकता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के चारों ने दुकान में प्रवेश किया। यह एक शोरूम की तरह था क्योंकि वहां कई कारें प्रदर्शित की गई थीं। उसने अपने आप में सिर हिलाया। इस ब्रांड की अपेक्षा के अनुसार यहां कई शानदार दिखने वाली कारें थीं। एक युवा के रूप में जब उसने यहां मौजूद कई स्पोर्ट्स कारों को देखा तो उसका खून निश्चित रूप से उबालने लगा। उसने वहां जाकर सभी स्पोर्ट्स कारें खरीदने की इच्छा को रोक लिया और उस सेल्सपर्सन की ओर देखा जो उसकी ओर आ रहा था। यह एक आदमी था जो अपनी 30 के शुरुआती दौर में था। उसे हैंडसम कहा जा सकता था लेकिन ज्यादा नहीं। हमेशा की तरह दुकान में भीड़ नहीं थी क्योंकि कारें कपड़ों और अन्य चीजों से अलग होती हैं। हमारी दुकान में आपका स्वागत है सर। यहाँ विभिन्न प्रकार की कारें हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स कारें, एसयूवी, पिकअप आदि हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएंगी। जैसे ही वह आदमी विवान के सामने पहुंचा उसने दुकान में मौजूद चीजों का परिचय देना शुरू किया। अन्य सेल्सपर्सन केवल अपनी धीमी प्रतिक्रिया के लिए खुद को दोष दे सकते थे जब ग्राहक को प्राप्त करने की बात आती थी। उन्हें कमीशन के रूप में भुगतान किया जाता था। आखिरकार जो सबसे महंगी कार बेचेगा उसे निश्चित रूप से उच्च कमीशन मिलेगा। विवान के हैंडसम लुक से यह स्पष्ट था कि वह कोई ऐसा लड़का नहीं था जो बस कारों की प्रशंसा करने आया हो। इसके अलावा वह 3 लोगों के साथ था और वे सभी उससे बड़े थे। ठीक है, मैं एक एसयूवी और एक स्पोर्ट्स कार चाहता हूं। विवान ने जो वह चाहता था उसके बारे में सीधे बात की। उसके लिए इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे एक कार चाहिए थी और वह इसे खरीदना चाहता था। तभी वह चीजों को तेजी से कर सकेगा क्योंकि दुकान को अभी भी खोला जाना था। विवान के शब्द सुनते ही सेल्सपर्सन की आंखें तुरंत चमक उठीं। यह पैसा था, एक एसयूवी और एक स्पोर्ट्स कार। यह कमीशन के रूप में उसके गोद में गिरता हुआ पैसा था। अन्य सेल्सपर्सन और भी अधिक निराश हो गए। वे खुद को और अधिक तेजी से कार्य न करने के लिए बुरा भला कहने लगे। इस तरफ सर, सेल्सपर्सन ने रास्ता दिखाया क्योंकि उसने विवान और तीनों को उपलब्ध कारों की ओर ले गया। दुकान में कुछ चक्कर लगाने के बाद विवान ने बेंटले बेंटायगा पर निर्णय लिया। सेल्सपर्सन ने तुरंत परिचय दिया। बेंटायगा ओडिसियन एडिशन के दिल में हाइब्रिड पावर ट्रेन बेंटले के विशेष संयोजन को प्रदान करता है जो रोमांचक शक्ति के साथ एक असाधारण रूप से परिष्कृत सवारी है। इसका एक उन्नति मोटर के साथ 3.0 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 पेट्रोल इंजन का संयोजन 456 भप 462 पीस और 516 पाउंड 700 न्यूटन मीटर्स टॉर्क प्रदान कर सकता है। आप केवल इलेक्ट्रिक पावर पर कम से कम 28 मील 45 किलोमीटर्स की दूरी तय कर सकते हैं। WLTP जो पिछले मॉडल की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। बेंटायगा ओडिसियन एडिशन जो वैश्विक स्तर पर केवल 70 कारों तक सीमित है, बेंटले की स्थिरता यात्रा पर एक नया मील का पत्थर माना जा सकता है। इसमें एक बुद्धिमान नेविगेशन सिस्टम है और यह वाईफाई और ऑनलाइन रेडियो से जुड़ा हुआ है। जब हम आराम की बात करते हैं तो फ्रंट सीट कंफर्ट स्पेसिफिकेशन मानक के रूप में फिट किया गया है जो दोनों फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन, साथ ही एक मसाज फंक्शन और विंग कंफर्ट हेडरेस्ट प्रदान करता है। सीटों में समायोज्य कुशन और बैकरेस्ट बोल्स्टर्स भी होते हैं। विवान ने एसयूवी के लंबे विवरण को सुना और सिर हिलाया। यह उसके कर्मचारियों के लिए एक अच्छी कार थी अगर उन्हें इधर उधर जाना पड़े। आखिरकार वह एक एंटरप्राइज शुरू करने जा रहा था। इस कार की कीमत क्या है? सब कुछ अच्छा देखकर उसने कीमत पूछी। खैर,
यह कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके खाते में पर्याप्त पैसे थे। जिस चीज ने उसे इतना खुश किया वह यह थी कि दुनिया में केवल 70 ऐसी कारें थीं। इस बारे में सोचते हुए उसके मन में एक विचार आया, इस कार में से कितनी बेची नहीं गई हैं। वह सभी बची हुई कारें खरीदना चाहता था। सेल्सपर्सन अभी कीमत के बारे में बात करने ही वाला था कि विवान के सवाल ने उसे रोक दिया। उसने मुंह खोला लेकिन कुछ समय के लिए जवाब नहीं दे सका। विवान के गंभीर चेहरे को देखकर उसने तुरंत कहा, अहेम, जब मैंने पिछले हफ्ते चेक किया था तो वहां लगभग 38 कारें थीं और कीमत $650,399 होगी। विवान ने सिर हिलाया, कीमत इतनी अधिक नहीं थी तो वह भुगतान करेगा। लेकिन जब उसने सुना कि 70 में से केवल 38 बची हैं और यह पिछले हफ्ते की बात थी तो वह तुरंत चिंतित हो गया और कहा, कीमत की चिंता मत करो, देखो कितनी कारें बची हैं और सुनिश्चित करो कि वे बेची नहीं जाएंगी। मैं सभी खरीदने जा रहा हूँ। जो लोग उसे सुन रहे थे वे एक साथ चकित और चुप रह गए। क्या तुमने सुना? वह आदमी दुनिया में बची हुई सभी बेंटले बेंटायगा खरीदना चाहता है। यह व्यक्ति सच में अमीर है। मैंने सुना है कि वैश्विक स्तर पर ऐसे 70 ही हैं। यह काफी समय हो गया है। यह स्पष्ट है कि उन्होंने उनमें से कुछ पहले ही बेच दिए हैं। हाँ, मुझे लगता है कि फिलिप आज ऐसे ग्राहक को पाकर भाग्यशाली है। उसे निश्चित रूप से बहुत कमीशन मिलेगा। अरे, अगर वैश्विक स्तर पर केवल 70 ऐसी कारें हैं तो यह इतनी छोटी शहर के शोरूम में क्यों है? यह नीति है। वे विभिन्न शहरों में विभिन्न दुकानों में घूमते हैं। अगले हफ्ते अगर इसे नहीं बेचा गया तो यह कार किसी अन्य शहर में ले जाई जाएगी। ओह, मुझे समझ में आया। यहाँ तक कि नित्या, चार्ल्स और शंभू भी यह देखकर हैरान थे कि विवान $650,399 से अधिक कीमत वाली 10 से अधिक कारें खरीदना चाहता था। उन्होंने फिर सोचा, हमारा बॉस सच में अमीर है। फिलिप, जो विवान की सेवा कर रहा था, तुरंत दुकान के प्रबंधक को बुलाने के लिए दौड़ा। लगभग 2 मिनट में प्रबंधक फिलिप के साथ दौड़ता हुआ आया। इस समय विवान के चारों ओर एक छोटी भीड़ पहले से ही इकट्ठा हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो लोग दुकान में विंडो शॉपिंग करने आए थे उन्होंने इसे पूरी तरह से भुला दिया था। नमस्ते सर, मैं एवांस मॉरिस, बेंटले दुकान के सोमेश्वर शाखा का प्रबंधक हूँ। मैंने सुना है कि आप बेंटायगा की बची हुई कारों के बारे में पूछ रहे थे। जो जानकारी मैंने अभी चेक की है उसके अनुसार वहाँ 24 कारें बची हैं। जैसे ही वह पहुंचा, प्रबंधक ने विवान का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और उसके पूछे गए सवाल के बारे में बताया। हालांकि केवल 20 बची हैं, मैं सभी चाहता हूं। क्या आप उन्हें डिलीवर करने की व्यवस्था कर सकते हैं? मैं कल वापस आकर आपको डिलीवरी का पता दूंगा। विवान ने कहा, यह किया जा सकता है सर। जैसे ही उसने कहा, वह तुरंत अपने कार्यालय में वापस दौड़ा ताकि बुकिंग कर सके और सुनिश्चित कर सके कि बची हुई कारों में से कोई भी बेची न जाए। आखिरकार अगर उसने अपनी दुकान में ये कारें बेची तो उसे पदोन्नति भी मिल सकती थी। विवान ने फिलिप की ओर देखा और उसे काट दिया। फिलिप ने कांपते हाथों से काट लिया। वह अभी दुकान में उपलब्ध कार के लिए प्रक्रियाएं पूरी करने जा रहा था जब विवान ने उसे रोक दिया। हमने अभी तक स्पोर्ट्स कार नहीं देखी है। यह सुनकर फिलिप को तुरंत याद आया कि विवान केवल एसयूवी के लिए नहीं आया था, बल्कि एक स्पोर्ट्स कार और एक पिकअप के लिए भी। उसकी आंखें और भी अधिक चमक उठी जब उसने सोचा कि दिन के अंत में उसे कितना कमीशन मिलने वाला है। वह तुरंत उत्साहित हो गया और स्पोर्ट्स कार सेक्शन की ओर बढ़ने लगा। भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी क्योंकि वे देखना चाहते थे कि यह नवधनिक अगली क्या खरीदेगा। विवान ने एक बेंटले कॉन्टिनेंटल पाया जो उसकी आंखों को भा गया और फिलिप ने तुरंत कार का परिचय दिया। यह एक कॉन्टिनेंटल जीटी है। उच्च प्रदर्शन और लंबी यात्राओं का आनंद लेने के लिए आवश्यक व्यावहारिकता का इससे बेहतर संयोजन नहीं है। इसका ट्विन टर्बोचार्ज्ड 4.0 लीटर इंजन आपको रोमांचक प्रदर्शन प्रदान करता है जब आप अपने पैर को नीचे रखते हैं, साथ ही एक V8 इंजन की आवाज जो केवल एक V8 इंजन ही दे सकता है। 4 ड्राइविंग मोड हैं जो आराम से लेकर स्पोर्ट तक हैं और अपनी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने की सुविधा। कॉन्टिनेंटल जीटी एक संतोषजनक ड्राइव की गारंटी देता है। कॉन्टिनेंटल जीटी की शक्ति सच में अद्भुत है। 542 भप 550 PS 0 to 60 में 3.9 सेकंड, 0-100 किलोमीटर घंटा में 4.0 सेकंड और 198 माइल्स पर आवर 318 किलोमीटर घंटा की अविश्वसनीय शीर्ष गति। फिर भी शक्ति इस कार के ड्राइविंग अनुभव का केवल एक आयाम है। कनेक्टेड सेवाओं में ऑनलाइन रेडियो, सैटेलाइट के लिए ओवर द एयर मैप अपडेट और ट्रैफिक साइन पहचान शामिल हैं। माय बेंटले स्मार्टफोन ऐप में परिधीय अलर्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं जो आपको सूचित करती हैं यदि आपकी कार एक पूर्व निर्धारित क्षेत्र से बाहर निकलती है, साथ ही केबिन को इष्टतम तापमान पर पूर्व गर्मी करने की सुविधा। यहाँ एक बुद्धिमान नेविगेशन सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, वाईफाई आदि भी है। परिचय सच में विस्तृत था। विवान ने सिर हिलाया और कीमत पूछी। इस कॉन्टिनेंटल जीटी की कीमत $7,399,999 है।
फिलिप ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि इसके बाद उसे जो कमीशन मिलेगा वह उसकी जिंदगी में गुणात्मक छलांग लाएगा। ठीक है, मैं एक लूंगा। अब पिकअप के लिए। विवान ने अपनी निर्णय लेते हुए सिर हिलाया और पिकअप सेक्शन की ओर ध्यान दिया। लेखक का नोट। नमस्ते दोस्तों, इस किताब का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा करते रहेंगे। नोट, मुझे कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने गूगल पर कारों के विवरण को खोजा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बुरा नहीं मानेंगे। कीमतों के बारे में जो मैं लिख रहा हूँ वे असली बाजार की कीमतें नहीं हैं, इसलिए कृपया इन्हें असली जीवन में न लें। धन्यवाद। दुकान में मौजूद पिकअप ट्रकों को देखने के बाद विवान ने पाया कि वे ज्यादातर लग्जरी पिकअप थे और वे किराने के सामान ले जाने के काम के लिए उपयुक्त नहीं थे। इसलिए उसने पहले जो खरीदने वाला था उसके लिए भुगतान करने का निर्णय लिया। वह 24 बेंटले बेंटायगा खरीद रहा था। कुल कीमत $15,609,576 थी। इसके अलावा वह एक स्पोर्ट्स कार, एक कॉन्टिनेंटल जीटी भी खरीद रहा था, जिसकी कीमत $7,399,999 थी। शिपिंग शुल्क, नंबर प्लेट, बीमा आदि के लिए विवान ने $27,000 का भुगतान किया। यह सुनिश्चित करने के लिए था कि यह प्रक्रिया तेजी से हो। फिर कस्टमाइजेशन का मुद्दा आया। वह चाहता था कि बेंटले बेंटायगा में से 5 कारों पर उसके नए एंटरप्राइज का लोगो हो। बेशक, चूंकि ये 5 वाहन किराना विभाग में होंगे, इसलिए उनके नाम के नीचे जीडी जोड़ा जाएगा, जो विवान एंटरप्राइज के लिए खड़ा होगा। अन्य कारों के लिए विवान ने तय किया कि उन्हें उसके ब्रांड का लोगो होना चाहिए। बेशक, लोगो अभी तक तैयार नहीं था और वह इसके लिए एक डिजाइनर की तलाश करने वाला था। फिर इसे कपड़ों की दुकान और बेंटले की दुकान में भेजा जाएगा। जहां तक उसकी स्पोर्ट्स कार का सवाल था, उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उसे लगा कि यह वैसे ही ठीक है। कस्टमाइजेशन के लिए उसे कुल $149,500 का खर्च आया। यह सभी 24 कारों के लिए था। बेशक, चूंकि वह वर्तमान में दुकान में मौजूद एक कार का उपयोग करने जा रहा था, कस्टमाइजेशन तब किया जाएगा जब अन्य कारें डिलीवर की जाएंगी। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। तुरंत बाद विवान दुकान से प्रबंधक एवांस मॉरिस और खुश फिलिप के साथ बाहर निकला, जबकि अन्य सेल्सपर्सन और दुकान में आने वाले लोग उन्हें ईर्ष्यालु और आश्चर्यचकित नजरों से देख रहे थे। विवान ने कुल $23,186,075 खर्च किए थे। इससे उसका बैलेंस $28,429,436 हो गया। यह बस इतना था कि यह सुनिश्चित कर सके कि दुकान पूरी तरह से स्टॉक से भरी हो। अब विवान ग्रोसरी डिपार्टमेंट को केवल स्टॉक प्राप्त करने और विस्तार के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना था। चूंकि दुकान में कोई ऐसा वाहन नहीं था जिसका उपयोग किराने की डिलीवरी के लिए किया जा सके, उसने अपनी मंजिल को उपलब्ध ट्रकों की दुकान में बदल दिया। यह एक फ्रेटलाइनर दुकान थी। उसने अपनी स्पोर्ट्स कार और बाइक को बेंटले की दुकान पर छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि वे एसयूवी पर निकल गए। चूंकि शंभू पहले एक डिलीवरी व्यक्ति था, उसने गाड़ी चलाई जबकि विवान ने यात्री की सीट पर बैठा। चार्ल्स और नित्या दोनों पीछे की सीटों पर बैठे। इस कार में बैठने के बाद उसे लगा कि बेंटायगा में आराम के बारे में जो बातें की जाती हैं वे कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं। उसने प्रशंसा में सिर हिलाया। शंभू की ड्राइविंग कौशल अच्छी थी क्योंकि उसने ड्राइविंग स्कूल में पढ़ाई की थी और वह डिलीवरीमैन बनने से पहले रेसिंग में भाग लेता था। बेशक, उसने केवल 1 साल और 6 महीने तक रेसिंग में भाग लिया था। उन्हें ट्रकों की दुकान तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ट्रक शोरूम में प्रदर्शित थे ताकि लोग उनकी प्रशंसा कर सकें। विवान नहीं चाहता था कि वह ज्यादा घूमे क्योंकि लंच का समय करीब आ रहा था। उसे चीजें तेजी से पूरी करनी थी ताकि वह उसी दिन दुकान खोल सके। उसने एक कैस्केडिया फ्रेटलाइनर ट्रक पाया। यह ट्रक कुछ हद तक बड़ा माना जाता था और साथ ही इतना बड़ा नहीं था। खैर, इसे शहर के लिए उपयुक्त आकार कहा जा सकता था। यह उन कार्गो ट्रकों की तरह नहीं था जो बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम था जो आवश्यक था। इसके साथ उसे किराने के सामान के खराब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने शंभू से पूछा कि क्या वह इसे चला सकता है और उसने कहा कि केवल कुछ कारें हैं जिन्हें वह नहीं चला सकता और ट्रक उनमें से नहीं है। तो कुल लागत $419,350 में उसने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा कि ट्रक बाद में लिया जाएगा या इसे उस पते पर डिलीवर किया जाएगा जो वह देगा, अगर इसकी आवश्यकता होगी। दुकान से बाहर निकलने के बाद विवान ने शंभू से पूछा कि वे सप्लाई कहां से प्राप्त कर सकते हैं। शंभू ने तुरंत एसयूवी को शहर के बाहरी इलाके की ओर चलाया। बेशक, जिस क्षेत्र की ओर वे बढ़ रहे थे वह पीली सड़क की तरह नहीं था। हालांकि इस शहर का यह हिस्सा कार्यालय भवनों से भरा नहीं था, वह देख सकता था कि यह क्षेत्र साफ था। यह शहर का औद्योगिक हिस्सा था। उन्हें एक बड़े आधार क्षेत्र वाली 7 मंजिला इमारत के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ कई ट्रक और पिकअप आ जा रहे थे।
गेट में प्रवेश करने के बाद उन्हें विनम्रता से प्रतीक्षा क्षेत्र में आमंत्रित किया गया। आखिरकार बेंटायगा एक उच्च प्रोफाइल वाहन था और नतीजतन उन्हें सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। चूंकि शंभू पहले यहां आ चुका था, वह प्रक्रियाओं से परिचित था। जल्द ही वे बिक्री विभाग के प्रबंधक केविन से मिले। स्वागत है श्री विवान। चूंकि उसे रॉय नाम का उपयोग न करने के लिए कहा गया था, विवान ने तय किया कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं उपयोग करेगा। मैं आपकी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहता हूं। बेशक, यह सहयोग किराने के उत्पादों की आपूर्ति के लिए है। विवान ने सीधे मुद्दे पर बात की। आप जिस मात्रा में स्टॉक चाहते हैं, वही सहयोग को निर्धारित करेगा। केविन ने जवाब दिया, स्टॉक की मात्रा पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती रहेगी। विवान ने कहा, जब वह आया था तब उसने इस बिंदु पर विचार नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह व्यवसाय का विस्तार करने जा रहा था और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे जो स्टॉक मिलेगा वह अधिक होगा। अब यह एक समस्या है। आप जानते हैं, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए हमें एक आंकड़ा प्राप्त करना होगा जिस पर हम दोनों सहमत हो सकें। केविन ने देखा कि विवान ने तो कुछ भी तैयार नहीं किया था, तो उसकी भौहें तन गईं। खैर, इसे तैयारी कहा जा सकता है। इस सप्ताह मैं जिन दुकानों को खोलने की योजना बना रहा हूं, वे खुल जाएंगी। इसलिए यही कारण है कि स्टॉक अभी निर्धारित नहीं हुआ है। विवान ने फिर समझाया कि वह पूरे शहर में किराने की दुकानें खोल रहा है। यह सुनकर केविन की तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। उसने फिर पूछा, तो आप किस मात्रा में स्टॉक से शुरू करना चाहेंगे? मैं $500,000 से शुरू करना चाहता हूं। शायद अगर आपके गोदाम में कोई हो तो मैं इसे अभी ले सकता हूं। बाकी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जब इसकी आवश्यकता होगी। विवान ने जवाब दिया। जब केविन ने सुना कि विवान प्रारंभिक स्टॉक के लिए $500,000 चाहता है, तो वह राहत महसूस कर रहा था। ऐसा लगता है कि वह मजाक करने नहीं आया है, उसने अपने आप से सोचा। जब वे एक समझौते पर पहुंचे तो अनुबंध तैयार किया गया। आपूर्ति का अनुबंध यह था कि अधिकतम स्टॉक जो आपूर्ति किया जाएगा वह 3 महीनों में $30 मिलियन के बराबर होगा। यह वह समय था जब विवान शुरू करने जा रहा था और इसे परीक्षण अवधि कहा जा सकता था। बेशक, विवान को हानियों की चिंता नहीं थी। आखिरकार 100 गुना आय गुणक प्रणाली के साथ आय निश्चित रूप से हानियों से अधिक होगी। लेकिन वह नुकसान पर व्यवसाय चलाने के लिए तैयार नहीं था। जब वे अनुबंध के साथ समाप्त हो गए, विवान उन्हें उस दुकान में ले गया जिसे उसने पिछले दिन खरीदा था। तीनों ने अपनी भौहें उठाईं। वे अपने आप से सोच रहे थे, यह आदमी इतना अमीर है, उसे इतनी पिछड़ी जगह में दुकान खोलने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन उन्होंने इस सवाल को जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे विवान के पीछे दुकान में चले गए। हालांकि दुकान इतनी बड़ी नहीं थी, यह जिस सड़क पर थी वहां के लिए यह ठीक थी। विवान ने मुड़कर उन्हें देखा। फिर उसने कहा, अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं तो मैं आपको आसपास की सड़कों की शाखाओं का नेता बना सकता हूं। यह मेरे पहले कर्मचारियों का लाभ है। जहां तक वेतन की बात है, चिंता मत करो। जितना बेहतर आप प्रदर्शन करेंगे उतना ही बेहतर आपका वेतन होगा। इसलिए अनुबंधों पर लिखी गई संख्याओं की चिंता मत करो। विवान ने उनकी आश्चर्यचकित नजरों को नजरअंदाज करते हुए पहले से जलती हुई आग में और ईंधन डाल दिया। धन्यवाद बॉस। तीनों ने एक साथ धन्यवाद कहा। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनकी योग्यताएं इतनी ऊंची नहीं थीं। इसलिए पूरे एक सड़क के प्रभारी होना उनके लिए एक बड़ी बात थी। कुछ अन्य सड़कों का तो जिक्र ही क्या। विवान ने सिर हिलाया और शंभू से कहा, ट्रक लगभग 30 मिनट में यहां डिलीवर किया जाएगा। आप क्रिस्टाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पैप जाकर स्टॉक ले आएंगे जिसे मैंने अभी भुगतान किया है। जी बॉस, शंभू ने जवाब दिया। उसकी खुशी छिपाई नहीं जा सकी। आखिरकार उसने अभी एक एसयूवी चलाई थी और अब वह एक लोकप्रिय ट्रक कैस्केडिया चलाने जा रहा था। उसे रेसिंग पसंद थी और इसलिए वह कारों का उत्साही था। विवान ने फिर नित्या और चार्ल्स की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि आप दोनों जानते हैं कि क्या करना है। जी बॉस, दोनों ने जवाब में सिर हिलाया। विवान ने फिर उन्हें पिछले दिन कमाए गए 7,000 दिए ताकि वे लंच ले सकें और बदलाव के लिए भी। फिर वह उन्हें बताकर चला गया कि वह दुकान के बंद होने से पहले वापस आएगा। उसे कीमतों के मुद्दे की चिंता नहीं थी क्योंकि लॉगबुक वहां थी। उसने ट्रक दुकान के प्रबंधक को बताया था कि शंभू कैस्केडिया फ्रेटलाइनर को प्राप्त करने वाला होगा। अब वह एक अच्छा घर पाने के लिए रियल एस्टेट एजेंसियों के पास जाने से पहले अपना भोजन करने जा रहा था। वह बेंटायगा के साथ निकल गया। आखिरकार उसकी बाइक और स्पोर्ट्स कार बेंटले की दुकान पर छोड़ दी गई थीं। विवान ने एक साधारण सड़क के स्टॉल में खाना खाया। बेशक कार ने भीड़ का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन विवान चर्चा करने के मूड में नहीं था। जैसे ही उसने अपना भोजन समाप्त किया, वह तुरंत शहर के केंद्र की ओर वापस चला गया। जिस हवेली को वह खरीदना चाहता था वह येलो स्ट्रीट जैसी जगहों पर नहीं थी।
उसे एक ऐसी संपत्ति ढूंढनी थी जो उसकी कारों को समायोजित कर सके बिना उन लोगों के बीच चर्चा का कारण बने जो इसे देखेंगे। लेकिन एक निर्णय उसने लिया, वह घर जिसे उसने अभी किराए पर लिया था, वह अपार्टमेंट, वह उसे नहीं छोड़ेगा। वह वहां रहेगा ताकि जब वह येलो स्ट्रीट पर दुकानों की निगरानी करने आए तो वहां रह सके। उसे एक रियल एस्टेट एजेंसी के सामने पहुंचने में 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। इसका नाम था होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड। यह शहर की लोकप्रिय रियल एस्टेट एजेंसियों में से एक थी। अपनी कार पार्क करने के बाद वह तुरंत 5 मंजिला इमारत की ओर बढ़ा। अंदर प्रवेश करते ही सेवा अच्छी थी क्योंकि उसे उत्साही सेल्सपर्सन द्वारा स्वागत किया गया। नमस्ते हैंडसम, आज आप क्या चाहेंगे? घर खरीदना, किराए पर लेना, हम इन सभी सेवाओं को सस्ती कीमत पर प्रदान करते हैं, एक सेल्स लेडी ने तुरंत परिचय दिया। अन्य जो तुरंत दौड़कर आए थे उन्होंने निराशा में सिर हिलाया और वहां से चले गए। वर्तमान में विवान के खाते में $27,510,086 थे। इसलिए वह घर खरीदने के बारे में चिंतित नहीं था। इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर बात की, मुझे एक अच्छी हवेली चाहिए जिसमें अच्छी पार्किंग स्पेस हो, एक ऐसी जो कम से कम 6 वाहनों को समायोजित कर सके। विवान की बात सुनकर महिला की आंखें चौड़ी हो गईं और प्रशंसा से भर गईं। यह स्पष्ट था कि वह एक अमीर व्यक्ति था। वह एक ऐसी हवेली चाहता था जिसमें कम से कम 6 वाहनों की पार्किंग स्पेस हो। इसका मतलब था कि उसके पास कम से कम 6 कारें थीं। तो उसने अपनी मुद्रा को सीधा किया और सुनिश्चित किया कि उसके कपड़े ठीक हैं। ठीक है, इसका मतलब था कि उसने सुनिश्चित किया कि उसका टॉप थोड़ा त्वचा दिखा रहा है। स्पष्ट रूप से विवान को लुभाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विवान कौन था? वह अपने जीवन के 19 साल रॉय परिवार का सदस्य रहा था। यह स्पष्ट था कि उसने पहले ऐसी स्थितियों का अनुभव किया था। आखिरकार, हालांकि वह परिवार में पसंदीदा नहीं था, अगर लड़की उसके साथ जुड़ जाती तो वे उसे अपने अन्य भाइयों से मिलने के लिए एक पुल के रूप में उपयोग कर सकते थे। वह अनुभवी था और इससे प्रभावित नहीं हुआ। उसने इसे नजरअंदाज किया और पूछा, क्या आपके पास मेरी पसंद के अनुसार कोई हवेली है? हाँ, हमारे पास है। यह उच्च स्थिति वाले लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त स्थान पर है। वहाँ वास्तव में 2 हवेलियां हैं और उनका नाम प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस पीपीपी है। इन दोनों हवेलियों का स्थान शहर के उत्तर में है, जो केंद्र से ज्यादा दूर नहीं है। यह क्षेत्र ट्रैफिक से मुक्त है और इसलिए यहाँ शोर जैसी समस्याएं नहीं होंगी। वहाँ की सुरक्षा उच्चतम स्तर की है। इसके अलावा वातावरण आरामदायक है। वहाँ एक कृत्रिम झील है जो दोनों हवेलियों के बीच में है। उन्हें एक पुल द्वारा जोड़ा गया है जो देश के सबसे प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा बनाया गया है। यहाँ एक बगीचा है जहाँ कई दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं। इसे एक व्यक्ति के रहने के लिए सबसे शानदार स्थान कहा जा सकता है। जहाँ तक पार्किंग की बात है, वहाँ एक विशाल पार्किंग स्पेस है जो कम से कम 10 कारों को समायोजित कर सकता है। विवान हवेली से प्रभावित हुआ। ऐसा लगता था कि यही वह था जो वह चाहता था। लेकिन उसे एक बात का पूरा यकीन था, हवेली की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली थी। सेल्सलेडी ने जानबूझकर इन दोनों हवेलियों का उल्लेख किया था। अगर वे बिक गईं, तो न केवल उसे उच्च कमीशन मिलेगा बल्कि उसे पदोन्नति भी मिलेगी। उसने विवान को हवेलियों का विवरण अच्छी तरह से दिया ताकि वह उनकी छवि बना सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विवान आश्वस्त हो जाए, उसने उसे सबसे ऊंची मंजिल पर ले जाकर वहां मौजूद कई हवेलियों और विला के मॉडल दिखाए जो वे बेच रहे थे। विवान ने मॉडल को देखा और महसूस किया कि महिला के शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। यह जगह सच में एक महल थी। इसके अलावा यह एक ऊंची 15 मीटर की परिधि की दीवार से घिरी हुई थी। यह अपने आप में सुरक्षा का एक प्रदर्शन था। इसे कुछ समय देखने के बाद उसने महिला की ओर देखा और पूछा, तो इस हवेली की कीमत क्या है? हवेली की कीमत $38 मिलियन है। बेशक, यह कीमत ही है जिसने इसे कुछ समय से नहीं बेचा है। आखिरकार, सोमेश्वर शहर एक छोटा शहर है लेकिन हवेली के डिजाइनर का इरादा यहाँ बड़े लोगों को आकर्षित करना था। महिला ने अपने शब्दों में काफी ईमानदारी दिखाई। यहाँ तक कि उसे भी पता था कि कीमत ऊंची है और अधिकांश लोग कीमत सुनते ही पीछे हट जाएंगे। तो भुगतान योजना क्या है? विवान ने अपेक्षा की थी कि कीमत ऊंची होगी। उसने देखा कि प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस का स्तर रॉय परिवार के स्वामित्व वाली हवेली से ऊंचा था। आप 50% जमा कर सकते हैं और बाकी 1 वर्ष के भीतर चुकाना होगा। जहां तक नवीनीकरण जैसी चीजों की बात है, आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हवेलियां तैयार हैं और कोई तुरंत वहां रह सकता है। महिला ने जवाब दिया। उसकी आंखें पहले से ही डॉलर के संकेत से चमक रही थीं। उसे पता था कि पैसा बस करीब आ रहा है। एक पल सोचने के बाद उसके खाते में केवल $27,510,086 बचे थे। इसका मतलब था कि वह अभी भी $10.5 मिलियन से थोड़ा कम था। इसे प्राप्त करने के लिए उसे थोड़ी और देर लगेगी। इसके अलावा वह ग्रोसरी डिपार्टमेंट का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसे अभी भी पैसे की आवश्यकता थी।
इसलिए वह अभी अपने खाते में मौजूद सभी पैसे खर्च नहीं कर सकता था। 50% $19 मिलियन था। इसलिए विवान ने तय किया कि वह $20 मिलियन जमा करेगा। फिर वह बाकी राशि महीने के भीतर चुकाएगा। निर्णय लेने के बाद उसने महिला की ओर देखा और कहा, मैं $20 मिलियन जमा करूंगा। बाकी राशि महीने के भीतर चुकाई जाएगी। क्या आप समझते हैं कि आप प्रक्रियाओं को संभाल सकती हैं? महिला तुरंत उत्साहित हो गई। विवान ने कीमत के बारे में मोलभाव करने की कोशिश नहीं की और तुरंत $20 मिलियन की जमा राशि का भुगतान किया। शेष राशि आधी से कम होगी, केवल $18 मिलियन जो विवान ने अभी कहा था कि वह महीने के भीतर चुकाएगा। तो उसने चमकते हुए कहा, बेशक मैं इसे संभाल सकती हूँ, लेकिन अनुबंध को पूरा करने के लिए प्रबंधक की आवश्यकता होगी। विवान ने सिर हिलाया और प्रतीक्षा क्षेत्र में एक कुर्सी पर बैठ गया। लगभग 10 मिनट के बाद एक महिला कुछ दस्तावेजों के साथ उसकी ओर दौड़ी। उसने तुरंत अपना परिचय दिया। नमस्ते सम्मानित अतिथि, मैं सबरीना फॉल्क, होमस्कोप प्रॉपर्टीज लिमिटेड सोमेश्वर शहर शाखा की प्रबंधक हूँ। विवान ने विनम्रता से अभिवादन का जवाब दिया और अपना परिचय दिया। उसे दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति था, ठीक उसी तरह जैसे वह घर पर था। श्री विवान, हम आपको हवेलियों के लिए 10% छूट दे सकते हैं। तो कीमत $34,200,000 होगी। तो $20 मिलियन की डाउन पेमेंट के बाद आपके पास $14.2 मिलियन बचेगा। जहां तक शेष राशि के भुगतान की अवधि की बात है, इसे हमेशा 1 वर्ष के भीतर चुकाना होता है। तो आप अपना समय ले सकते हैं। इस 1 वर्ष के दौरान आपके पास हवेलियों के स्वामित्व के प्रमाण पत्र होंगे। लेकिन अगर 1 वर्ष की अवधि बिना भुगतान के समाप्त हो जाती है, तो प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आपको आपके भुगतान का 85% वापस कर दिया जाएगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हो सकते हैं? सबरीना ने अनुबंध की शर्तों के बारे में बात करने के बाद पूछा। विवान ने सिर हिलाया। वह महीने के भीतर भुगतान पूरा करने जा रहा था। उसे अपने सिर पर लटके हुए कर्ज की चिंता नहीं थी। जब दोनों एक समझौते पर पहुंचे, विवान ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और हवेलियों के स्वामित्व को सौंपने की प्रक्रियाएं आधे घंटे के भीतर पूरी हो गईं। विवान ने भुगतान करने के बाद उसके पास $7,510,086 बचे। यह ग्रोसरी डिपार्टमेंट के विस्तार के लिए पर्याप्त था। अधिक दुकानों के साथ वह अधिक पैसे कमा सकेगा और आय 100 गुना बढ़ जाएगी। इस तरह उसका खाता खाली नहीं रहेगा। विवान एजेंसी से प्रबंधक सबरीना के साथ बाहर निकला ताकि हवेलियों को देखने जा सके। वहां पहुंचने में उन्हें विवान की बेंटायगा में लगभग 20 मिनट लगे। जैसा कि उन्होंने कहा था, हवेलियों का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो शांत था। वह देख सकता था कि वहां कई शानदार हवेलियां बनी हुई थीं। यह स्पष्ट रूप से अमीरों का आवासीय क्षेत्र था। यह आवासीय क्षेत्र विंडहिल आवासीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यह वह जगह थी जहां शहर के नेता और अन्य बड़े लोग जब शहर में आते थे तब रहते थे। एक चीज जो विवान को सबसे ज्यादा दिलचस्पी देती थी वह यह थी कि प्रिंस और प्रिंसेस पैलेस इस आवासीय क्षेत्र के दिल में स्थित था। इसका मतलब था कि यह पूरे शहर की सबसे महंगी हवेली थी। विवान को यकीन था कि अगर वह किसी अन्य शहर में गया तो वहां निश्चित रूप से अन्य हवेलियां होंगी जो इससे अधिक मूल्यवान होंगी। उसे पता था कि कई लोग हैं जो इस महल को खरीदने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कौन इतनी अधिक राशि बर्बाद करेगा ताकि एक छोटे शहर में हवेली खरीदी जा सके? यही वह चीज थी जिसने इस महल को पूरा होने के बाद 2 साल से अधिक समय तक लटका रखा था। विवान ने ऊंची परिधि की दीवार और उसके सामने भव्य गेट को देखा। फिर जब सबरीना ने अपनी पहचान दिखाई तो गार्डों ने तुरंत गेट खोला, जिससे विवान अपनी बेंटायगा को अंदर ले जा सका। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और आगे के रोमांचक एपिसोड्स के लिए आरएसएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए, वहां लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।